आगे आने वाले 4-5 सालों में कंज्यूमर स्पेस में 3 सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज कौन सी डोमेन्स में है? इंडिया कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, पर मैं 3 यूनिक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला है इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर अर्जुन वैद्या 200 करोड़ इन्वेस्ट करके इंडिया के बोल्डेस्ट फाउंडर्स को बैक कर रहे हैं। तो आप Go Zero में भी इन्वेस्टर हो, आपने कुको एफएम में भी इन्वेस्ट किया है, आपको पता कैसे चला कि ये बहुत बढ़िया कंपनी बनेगी? इन्वेस्टमेंट करने के पहले जब मैंने डिसीजन बनाया तो आई सेंड देम व्हाट इज कॉल्ड अ टर्म शीट। एक एंटरप्रेन्योर ने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो पहले तो ये डिसाइड कर सके कि रेस करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो कब करना है, और जब वो करता है तो कौन सी चीज़ें होती है जो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर के पास जाने के लिए और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद। मुझे एटलीस्ट दिन के 20 पिचेस आते हैं। आई बिलीव इन द 30-20-10 रूल फॉर इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर्स बहुत सेलिब्रेट करते हैं जब इन्वेस्टमेंट आती है। एक्चुअली देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट एन इन्वेस्टमेंट। अर्जुन, जब एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट उठाता है तो कई बार गलत इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो ये गलत इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है? आई थिंक वेरी टफ क्वेश्चन। इन्वेस्टर स्टार्टअप को किस नजरिए से देखता है? गारंटी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। अगर मुझे बूटस्ट्रैप D2C ब्रांड 100 करोड़ तक पहुंचाना है विदाउट एनी इन्वेस्टर फंडिंग, द ओनली स्पेस आई विल डू इज फैशन। ऐसे कौन से पिक्चर्स हैं जिनको देख के आप बोलोगे इनमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा? तो अगर आप आपकी इन्वेस्टर की बात नहीं मानते हो तो क्या होता है? द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज दोस्तों, ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हाय अर्जुन भाई, हाउ आर यू? वेरी गुड एंड एक्साइटेड टू बी ऑन थिंक स्कूल। थैंक यू सो मच भाई। आज ना मेरा एजेंडा बहुत सिंपल है और दिस इज अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ माई चिलेस्ट पॉडकास्ट बिकॉज यूर अ वेरी गुड फ्रेंड। तो प्रेशर थोड़ा कम है मेरे पास। बट आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहता हूँ। लोगों को ना इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। जब भी एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैं एक आइडिया को परस्यू करूँगा, वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे पहले रेस करना होगा और फिर मुझे जाके अपने स्टार्टअप आइडिया को परस्यू करना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में फंसे होते हैं, जैसे 10 से 15 करोड़ के बीच में फंसे होते हैं और उनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है और तब वो इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं। उनको कभी ये समझ में नहीं आता कि एक इन्वेस्टर स्टार्टअप को किस नज़रिए से देखता है। तो आज मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हो और अभी आप इन्वेस्टर भी हो, मैं दोनों पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझे कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो कहाँ से आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आज आप एक इन्वेस्टर भी हो, हम आज एक इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर ने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो पहले तो ये डिसाइड कर सके कि रेस करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो कब करना है, और जब वो करता है तो कौन सी चीज़ें होती है जो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर के पास जाने के लिए और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, एंटरप्रेन्योर को लगता है कि पैसे मिल गए तो लाइफ सेट है, पर ऐसा होता नहीं है। इन्वेस्टर्स के बेंचमार्क्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कंप्लायंस होता है, गवर्नेंस होता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा रेस करने के बाद ये जानते हैं कि हर्डल्स क्या क्या है और फिर उन्हें लगता है कि अरे मैंने पैसा तो रेस करना ही नहीं चाहिए था। इसके साथ साथ आप Go Zero में भी इन्वेस्टर हो, आपने कुको एफएम में भी इन्वेस्ट किया है, दोनों भी बहुत ही सक्सेसफुल कंपनीज हैं। तो मैं ये भी स्टोरीज जानना चाहूँगा कि आपने Go Zero को उस टाइम पे इवेल्युएट कैसे किया और आपको पता कैसे चला कि ये बहुत बढ़िया कंपनी बनेगी। कुको एफएम, जो कि लगता है कि स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक का बस एक पेड वर्जन है, वहाँ पे अगर कोई पूछता कि कुको एफएम कोई सुनेगा कि नहीं, मैं तो यही बोलता कि लोगों के पास स्पॉटिफाई है, लोगों के पास यूट्यूब म्यूजिक है। लेकिन जब मैं कुको एफएम सुनने लगा तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और आपने तो अर्ली स्टेज में इसमें पैसा डाला है, तो आपने तो ये प्रेडिक्ट ही कर दिया था कि कुको एफएम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग एंड इट बिकेम दैट थिंग। तो ये सारी थीसिस में डिकोड करना चाहता हूँ ताकि एक एंटरप्रेन्योर को समझ में आए कि इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करते हैं, बी उन्हें ये समझ में आए कि इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जिससे कि वो अपने जर्नी को बहुत ही स्मूथली फुलफिल कर पाए। इज दैट क्लियर? यस, लेट्स डू इट। परफेक्ट। अर्जुन, पहले तो मुझे बताओ कि आपकी कहानी क्या है। ये तो मैं 4 बार सुन चुका हूँ। तो आपके लिए तो बहुत बोरिंग होगा, बट मे बी विल। नहीं, हर बार जब मैं सुनता हूँ मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अपने से कोई बड़ा है। यूजुअली कॉलेज में ऐसा होता है ना कि जो सीनियर होता है आप उसकी स्टोरी को देख के इंस्पायर हो जाते हो। तो मुझे याद है जब मैं अवार्ड शो में था तब मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी और मैं सुन के बहुत इंस्पायर हो गया था कि ओ वाव, 4 साल में किसी ने बिजनेस बनाया। आपके ग्रैंडफादर का ड्रीम भी था, उसके बारे में भी ऑडियंस को बताओ। और आपने इसको इवेंचुअली जब कंपनी एक्वायर हुई तो आपको क्या फील हुआ
उससे मुझे ये समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितना ब्यूटीफुल होता है वो जर्नी जो आप शुरू से शुरू करते हो, बहुत सारा स्ट्रगल करते हो। क्योंकि तभी तक मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ और जब मैंने सुना कि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है तो मुझे लगा कि ठीक है, लाइफ इज नॉर्मल। अभी के ज़माने में ना, बिकॉज देयर इज सो मच कंटेंट, इतने पॉडकास्ट है और हर एंटरप्रेन्योर, हर स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक्टर, हर सेलिब्रिटी के लाइफ अभी थोड़े एक्सेसिबल लगते हैं। बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज सबके लाइफ के पॉजिटिव चीज एक्सेसिबल है। करेक्ट। जो न्यूज़ में आता है तो ऐसा लगता है कि यार उसने तो ओवरनाइट सक्सेस बना दिया है, उसने तो इतनी जल्दी फंडिंग रेज किया और हो गया, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, आप बहुत लोग मिनिमलिस्ट के बारे में बात करते हैं एंड यू हैव स्पोकन टू मोहित एज वेल फ्रॉम मिनिमलिस्ट। किसी को ये नहीं पता है कि मिनिमलिस्ट वाज हिज थर्ड स्टार्टअप एंड जो पहले 2 थे वो फेल्ड थे। तो ऐसा लगता है कि यार 3-4 साल में 3000 करोड़ में कंपनी यूनिलीवर को बेच दिया इतनी जल्दी। बट वॉट द स्टोरी गोज बिहाइंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी स्टोरी में भी ऐसी स्ट्रगल्स है। माई नेम इज़ अर्जुन वैद्या एंड जो मेरा सरनेम है वैद्या, इट मीन्स आयुर्वेदिक डॉक्टर। मेरे परिवार में 150 साल की आयुर्वेदा की परंपरा है, लेगेसी है। हमारा जो बिजनेस था डॉक्टर वैद्याज, वो एक बिजनेस नहीं था। बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि मैंने एक फैमिली लेगेसी ब्रांड को रीपैकेज करके बना दिया था। द लेगेसी वाज एक्चुअली नॉट अ बिजनेस। हमारी लेगेसी थी एक आयुर्वेदिक क्लिनिक जो मेरे दादा चलाते थे, जो मेरे परदादा और चलाते थे। तो जब मैं 17.5 साल का था, 17.5, आई वेंट टू कॉलेज इन द यूएस, आई वेंट टू ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड मैं वहाँ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने गया था। इवेंचुअली आई डिडंट स्टडी बायोटेक, आई स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, बट माई दादा पेड फॉर माई एजुकेशन फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज स्टडीइंग बायोटेक। एंड वहाँ मैंने बहुत चीज़ें देखी एंड एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो ये ट्रेंड स्पॉटिंग बहुत क्रूशियल है, बट कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग है। तो मैं जब यूएस में था तो आई सॉ दिस ब्रांड कॉल लुलुलेमन। लुलुलेमन इज अ $8 billion प्लस योगा अपैरल ब्रांड। योगा मैट्स नहीं करते बट योगा अपैरल करते हैं, योगा पैंट्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट। मैंने जब थोड़ी स्टडी की तो आई रियलाइज कि योगा मैट्स, योगा जिम, योगा अपैरल, लुलुलेमन, $multi-billion इंडस्ट्री इन द यूएस। मैं इंडियन हूँ और मैं मेरे कॉलेज के कैंपस में मेरे डच दोस्त से योगा सीख रहा हूँ। तो योगा तो ग्लोबल बन गया, बट इंडियन कंपनीज हैव नॉट टेकन योगा टू द वर्ल्ड। एंड सो बेसिस दैट थॉट आई सेड कि यार, I remember calling my dada and saying कि it's amazing that yoga is global, but it's not so amazing that Indian companies don't own a share of that pie. And ऐसा आयुर्वेदा के साथ नहीं होना चाहिए। तो I moved back to India. मैंने actually 3 साल इन्वेस्टिंग में काम की। I worked at a fund called L Caratan, private equity fund investing only in consumer businesses. तो हम वो टाइम पे इन्वेस्टर्स थे फैब इंडिया में, जेनेसिस लग्जरी विच was the distributor for Michael Kors, Jimmy Choo, Paul Smith, Canali, Armani, Etro, and PVR Cinemas में हम इन्वेस्टर थे। Okay. And private equity थोड़ा स्लो है VC से, तो हमने वो 2.5-3 years में एक ही इन्वेस्टमेंट की थी, Batil Dates, which is a luxury dates company based out of Saudi and Dubai. But वो समय में जब मैं इंडिया आया था और मैं इन्वेस्टिंग में काम कर रहा था, तो I saw big changes happen in India. पहले तो मैं फंड एशिया में आई वॉज द ओनली एनालिस्ट, बिकॉज उनका कोई एनालिस्ट प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने मुझे पहले इंटर्नशिप दी थी, आई कन्वर्टेड द इंटर्नशिप टू अ फुल टाइम जॉब एंड सो आई वॉज द ओनली एनालिस्ट इन द फंड। तो मेरा कार्ड पे कुछ लिखा नहीं था, जैसे अर्जुन वैद्या, एल कैरेटन। तो विद दैट कार्ड आई कुड मीट एनीवन एंड आई मेट एट दैट टाइम। एंड जब आप 20 मिलियन मीन्स 150 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो द ओनली पीपल यू मीट इज 100 crore प्लस। एंड आई से 2013, 14, 15 100 crore इज अ बिग नंबर। अभी इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट वो समय में 100 crore लाइक अ crazy milestone, like a crazy thing that you don't even think you can achieve, right? So I met 100+ entrepreneurs, cars, bikes, apparel, retail, wine, spirits, restaurants, and मैंने 3-4 चीज़ें देखी थी इंडिया में चेंजेस, राइट? जब मैं इंडिया से निकला 2009 में and before when I was growing up in the 90s, you also grew up in the 90s, ऐसे स्टोर्स थे जहाँ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिलते थे, ओनली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, राइट? जापानीज इलेक्ट्रॉनिक शार्पनर वाज माय गिफ्ट फॉर माय 11th बर्थडे। वो अभी होता नहीं है, राइट? देयर इज नाउ अ प्राइड टूवर्ड्स के ये इंडियन ब्रांड है, मुझे इंडियन ब्रांड्स खरीदने, मुझे लोकल ब्रांड्स खरीदने। तो दैट्स द फर्स्ट बिग चेंज कि इंडियन कंज्यूमर्स को इंडियन ब्रांड्स चाहिए। सेकेंड बिग चेंज वॉज स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में गवर्नमेंट चेंज हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज क्रिएटेड एंड पतंजलि का रेवोल्यूशन हो रहा था, राइट? दिस कंपनी आउट ऑफ नोवेयर हैड रीच्ड 10,000 CR एंड FMCG में कभी हुआ नहीं है हमारे देश की हिस्ट्री में कि कंपनी 10,000 करोड़ तक इतना जल्दी पहुंचे। एंड पतंजलि के रेवोल्यूशन के साथ हजारों
करोड़ों कस्टमर्स जो आयुर्वेदा में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे वो इंटरेस्टेड बन गए, राइट. सो दैट वाज द सेकंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज कि बिकॉज आई वाज टीम का यंगेस्ट मेंबर, तो एंड हमारे फंड ने कभी वो टाइम पे ई कॉमर्स में इन्वेस्ट नहीं की थी. तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट ई कॉमर्स. एंड 2013 में जब एंड यूल अप्रिशिएट कि 2013 में मेरे फर्स्ट मंथ ऑफ वर्क में माई बॉस आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, सर अर्जुन, डू यू थिंक पीपल, इंडियंस, विल बाय शूज, क्लोथ्स ऑनलाइन विदाउट टच एंड फील? ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? द कंपनी वी वर इवैल्यूएटिंग एट दैट टाइम वाज मिंत्रा. अभी आप 10-12 साल आगे देखोगे, इट्स लाइक सेकंड नेचर, राइट. लाइक कौन जाएगा अभी दुकान में ये वो, और एटलीस्ट लार्ज सेक्शन ऑफ कंज्यूमर ने मिंत्रा एक बार तो ट्राई किया. करेक्ट. वो जमाने में वो क्वेश्चन करते कि मिंत्रा हैज अ रीजन फॉर बीइंग ऑन नो इन आवर कंट्री, राइट. तो आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम ऑन ई तो कॉमर्स. आपने इन्वेस्ट किया मिंत्रा में? हमने नहीं इन्वेस्ट किया. एंड वो राउंड जो हमने मिस किया था, प्रेम जी इन्वेस्ट ने किया था वो इन्वेस्टमेंट, और 6 महीने बाद फ्लिपकार्ट एक्वायर्ड द बिजनेस. वाओ. तो एक्चुअली 6 महीने में प्राइवेट इक्विटी में इतना बड़ा चेक पे हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था. तो आपको कितना रिटर्न मिलता था वो बताओ ऑडियंस को. वो 6 महीने में हमें एटलीस्ट 2 times 2.2 times रिटर्न मिलता था. एंड ये 2 times इतना एक्साइटिंग नहीं दिखता है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, 6 महीने में अगर आपका पैसा डबल हो, 100 करोड़ का 200 करोड़ हो जाए, तो योर IRR रिटर्न इज लाइक 80-90% प्लस, राइट. एंड प्राइवेट इक्विटी में जहां रिस्क कम है, वहां 2-3 टाइम एक साल में निकालना बहुत बड़ी चीज होती है. बट वो मिस हुआ. एंड you learn in my conversation as well कि investment business is a miss business. Because investment business में आप 100 कंपनी से मिलते हो और मे बी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपने 99 कंपनीज को ना बोला, उसमें से एटलीस्ट 10 तो अच्छे सक्सेसफुल निकलेंगे. तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आई रियलाइज जब मैं एल कैपिटल में काम कर रहा था, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू मिस तो होगा ही होगा, राइट. बट जो 10 कंपनीज, 5 कंपनीज, 7 कंपनीज जिनमें आपने इन्वेस्ट की है, दे शुड डू वेल. अभी आप हर कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट द वंस दैट यू इन्वेस्ट इन शुड डू वेल. तो मैंने द लास्ट थिंग आई वाज सेइंग इज कि मिंत्रा, जबोंग, पेपरफ्राई, ब्लू स्टोन, जिवामे, कैरेट लेन, आई मेट ऑल ऑफ दीज कंपनीज 2013, 14, 15, 16. एंड ई कॉमर्स कम्युनिटी बहुत छोटा था. येपमी, शॉप क्लूज, ये सब कंपनीज थे. एंड मुझे ये समझ आया कि जो एंड वो ज़माने में सबसे बड़े जो देश के रिटेलर्स हैं, विदाउट नेमिंग देम, दे वर सेइंग कि ई कॉमर्स नहीं टिकेगा. हमारे देश में किराना स्टोर इज द हार्ट ऑफ रिटेल एंड स्टिल इज द हार्ट ऑफ रिटेल. सो ई कॉमर्स कंपनीज विल नॉट स्केल, राइट. बट मुझे ये समझ आया कि ई कॉमर्स फैड नहीं है. देयर इज अ रीजन फॉर बीइंग ऑफ ई कॉमर्स, एंड दैट रीजन इज के बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में आपको 1 किलोमीटर में स्टोर मिलेगा. वॉट एवर स्टोर यू वॉन्ट, 1-2 किलोमीटर में मिल जाता है. मॉल्स है, ये है, वो है. बट वी आर सिटिंग इन अनंतनाग, इम्फाल, मुजफ्फरनगर, शिलोंग, वहाँ के कस्टमर्स के पास भी पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है मिडिल क्लास के पास, बट कैल्विन क्लाइन का स्टोर नहीं है. बट कैल्विन क्लाइन एस्पायर तो करते हैं कैल्विन क्लाइन के लिए, तो हाउ कैन दे गेट एक्सेस टू दिस प्रोडक्ट? दैट वाज ई कॉमर्स. तो ये सब लर्निंग्स के साथ मैं जब काम कर रहा था इन्वेस्टिंग में, आई लर्न दैट जो द इंडिया आई ग्रो अप इन और जो इंडिया अब का है वो बहुत अलग है. बट आप 23 साल 24 साल के हो और आप बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू हैव दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम कि आई एम ओनली द इन्वेस्टर, आई एम वर्थ $1 बिलियन. बट रियलिटी नहीं है. मैं मेरे बॉस के इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट कर रहा था. तो फाइनली आई वाज नॉट द डिसीजन मेकर, राइट. एंड एट 23-24 आई रिमेंबर मेरे डैड के साथ एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था. माई डैड स्टिल रन्स अ रीजनेबली सक्सेसफुल ज्वेलरी एंड वॉच बिजनेस. तो आई आस्क्ड माई डैड, लास्ट क्वार्टर का मैं ग्रॉस मार्जिन देख रहा था, डाउन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करो वो करो. माई डैड से पहले बिजनेस बना फिर मुझे बता. सो आई रियलाइज कि वो ज़माने में अगर मैं कुछ बिजनेस या अर्ली स्टेज या स्टार्टअप कंपनीज के साथ काम नहीं करूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस एक्सेल शीट का ही होगा. बिकॉज फाइनली द जॉब 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के बाद कंपनीज बिकम मोर स्टेबल, दे वर्क इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट, राइट. तो दैट वाज माई थॉट that I'll do something more early stage. And so eventually I quit my job and मैं actually apply कर रहा था VC funds में और startups में. And eventually I remember doing an interview at Sequoia, which is now Peak 15, और मुझे job नहीं मिला, but they said you are good. And the people who are almost there, हम उनको job offers देते. तो they offered me job in 3 startups actually.
कार देखो to be an EA to the CEO or one of the CEOs, Bira to be the Mumbai CEO, and कुणाल शाह के साथ एक ट्रांजिशन जॉब था. उन्होंने जस्ट वो ज़माने में फ्री चार्ज को बेचा था और क्रेड अभी तक स्टार्ट नहीं किया था. तो बीच के टाइम में ही वांटेड टू डू एंजल इन्वेस्टमेंट्स, तो लाइक 50 एंजल इन्वेस्टमेंट्स और समथिंग, और वो ज़माने में एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी नया था. इवेंचुअली तो माई दादा पास्ट एंड आई रिमेंबर्ड कि जो मैंने प्रॉमिस दादा को दिया था दैट आई वांट टू टेक फॉरवर्ड. एंड तो मैंने जॉब क्विट की एंड आई टुक फॉरवर्ड माई दादाज आयुर्वेदा लेगेसी. हमने जब स्टार्ट किया था हमने ऑफलाइन ही स्टार्ट किया था, सब ब्रांड्स ऑफलाइन स्टार्ट किए थे, बट डाबर, इमामी, पतंजलि, बैद्यनाथ, जंडू, हिमालय के सामने हम टिक नहीं पाए बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं था, नॉलेज नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज नहीं था, एंड वी जस्ट डिडंट हैव द रिसोर्सेज टू कम्पीट विद देम. एंड सो माई वाइफ कन्विंस्ड मी, माई गर्लफ्रेंड एट द टाइम एक्चुअली कन्विंस्ड मी कि आप ई कॉमर्स ट्राई करो. एंड जब मुझे ई कॉमर्स ट्राई करना तो मैंने तो ई कॉमर्स में इन्वेस्टिंग की थी. शी हैड वर्कड इन द फाउंडिंग टीम एट नायका. तो just after we got engaged, I convinced her to join the business. She joined as the, at that time, PR and marketing strategist, eventually CEO and co-founder. And 2017 में हमने e-commerce journey start की. From there, first year it was like offline नहीं चल रहा है, कोई ले रहा नहीं है product, क्या हो रहा है, where are we going, etc. all of that. 75 investor pitches भी हुए and कोई भी सक्सेसफुल नहीं थे, किसी को भी पैसा नहीं डालना था. डॉक्टर वैद्या में हम बूटस्ट्रैप थे. तो डॉक्टर वैद्या वाज एन आयुर्वेदिक ब्रांड. डॉक्टर वैद्या मेरा दादा का नाम था. Dr. Vaidya was my dada's clinic and my dada's formulations repackaged in a bottle that appeals to modern consumers. मेरे दादाजी क्लिनिक में दवाई बेचते थे और पेशेंट्स के साथ बात करते थे. जो दवाई वो बेचते थे मैंने रीपैकेज और रीब्रांड किया इन अ मॉडर्न फॉर्मेट एंड FMCG कंपनी बना लिया. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग इन द क्लिनिक, जो हज़ारों पेशेंट्स क्लिनिक में आ रहे थे, मैंने एक्सेस दिया थ्रू द पावर ऑफ डिजिटल टू कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री. राइट. अभी प्रॉब्लम क्या था आयुर्वेदा में? प्रॉब्लम ये था कि अगेन अर्बन सेंटर्स में आयुर्वेदिक डॉक्टर एक्सेसिबल होते हैं, बट टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हाई क्वालिटी ट्रस्ट वर्दी आयुर्वेदिक केयर एट टच ऑफ योर फिंगर टिप्स अवेलेबल ही नहीं था. और जब आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना था 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, यू हैव टू गो सो फार. राइट. एंड सो हमने, जो मेरे दादा अपने क्लिनिक में करते थे फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन, हमने वो ऑनलाइन इमेजिन किया कि कैन अ कस्टमर सिटिंग इन अ Tier 3 city of India call an Ayurvedic doctor who's trustworthy, do a consultation free और फिर प्रोडक्ट बाय करें. एंड व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि फ्री कंसल्टेशन के साथ इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. एक दो ऐसे कस्टमर्स थे जो कंसल्टेशन के बिना भी प्रोडक्ट खरीदते थे, बट जब आप नया ब्रांड हो और आप कंसल्टेशन देते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है. एंड वी आर नॉट सेलिंग सम चिप्स, वी आर नॉट सेलिंग सम क्रीम, वी आर नॉट सेलिंग सम शैम्पू. जब कस्टमर प्रोडक्ट इंजेस्ट करता है एंड दवाई है, so they need much more trust than they need for any other product. तो हमने 2017 में नवंबर में ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की. दैट वाज द फर्स्ट वेव ऑफ D2C ब्रांड्स इन इंडिया एज वेल. एंड हमें ये पता चला कि एक्चुअली जो मिनिमलिस्ट, न्यू एज, मॉडर्न, मिलेनियल कस्टमर बेस है, जो मैं था एंड हु आई वांटेड माय ब्रांड टू कैटर टू, दैट्स नॉट द कस्टमर्स कॉलिंग ऑन द फोन, बिकॉज पहले 1000 कॉल्स मैंने ही अपने आप किए थे. एंड आई रियलाइज 70% ऑफ कस्टमर्स डोंट स्पीक इंग्लिश एंड 82% ऑफ हमारे कस्टमर्स आउटसाइड टॉप 10 सिटीज हैं. तो हमने ब्रांड को पिवट किया. वी मेड इट मोर ऑफ अ भारत ब्रांड, वर्नाक्युलर कम्युनिकेशन, रीजनल लैंग्वेज एडवर्टाइजिंग, दैट काइंड ऑफ प्राइसिंग. एंड 3 साल में डॉक्टर वैद्यास वेंट फ्रॉम 0 to 5,000 ऑर्डर्स अ डे ऑन आवर वेबसाइट. हम 2 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंचे. बट मोस्ट प्राउड मोमेंट ऑफ डॉक्टर वैद्यास आई वुड से इज 16,500 पिन कोड्स तक पहुंचे एंड इंडिया हैज अबाउट 19,500 पिन कोड्स. तो 70+% ऑफ इंडियाज कंज्यूमर्स तक पहुंचे. हमने 80 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. सम वेरी यूनिक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, हैंगओवर प्रोडक्ट लिव इट अप, Chyawanprash capsule, HerboFit, Chyawanprash toffee, Chakash, India's first all-natural Ayurvedic muscle gain supplement, HerboBuild, which was top #1 mass and weight gainer product on Amazon for more than 1.5 years. 2000 bottles बिकते थे एक ही प्रोडक्ट का, HerboBuild का, on Amazon. तो 4 साल में हमने एक एक्साइटिंग कंपनी बनाई. 100 करोड़ यारा तक पहुंचा दिया कंपनी. 3 से 150 लोगों काम कर रहे थे कंपनी में. हम एक्चुअली अनलाइक मोस्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स कंपनीज हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी करते टू मेक द प्रोडक्ट इन आवर ओन फैक्ट्री, विच वॉज माई दादाज ओल्ड फैक्ट्री. एंड इवेंचुअली हम भी गए पैसे रेज करने के लिए. पहले एज आई सेड 70 पिचेस तो कंप्लीटली अनसक्सेसफुल थे. बट इवेंचुअली जब हमारा कंपनी ट्रैक्शन तक पहुंचा एंड व्हाट आई वुड से प्रोडक्ट मार्केट फिट तक पहुंचा, आई एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट इन D2C, विच इज अगेन रेलिवेंट फॉर व्हाट इन्वेस्टर्स लुक. प्रोडक्ट मार्केट फिट हमारे लिए नवंबर 2018 में आया, जब हम
50 ऑर्डर्स पर डे हमारे वेबसाइट पे करते थे, एवरेज ऑफ 650 रुपीज़, तो 35,000 रुपीज़ हमारे वेबसाइट पे हर दिन होता था. बट रियल प्रोडक्ट मार्केट फिट वॉज, इफ आई स्लीप टू नाइट और मैं कल सुबह नहीं उठ पाता हूँ और मैं परसों सुबह उठ जाता हूँ, तो वो जो 30-35 हज़ार रुपये मेरे वेबसाइट पे है वो एटलीस्ट 80% हो जाए. दैट्स प्रोडक्ट मार्केट फिट, विच मीन्स एक इंजन तो आपकी कंपनी में चल रहा है. जब वो हो गया नवंबर 2018 में, तो द एग्जैक्ट ऑपोजिट हैपेंड ऑफ व्हाट वाज प्रीवियसली हैपनिंग. प्रीवियसली क्या होता था, हम इन्वेस्टर्स को रीच आउट करते थे, ईमेल लिखते थे, लिंक्डइन पे लिखते थे. हमारा बैकग्राउंड ठीक था, राइट. आई वाज फॉरेन एजुकेटेड, प्राइवेट इक्विटी में काम किया था. माई वाइफ वॉज वर्किंग इन नाइका बिफोर दिस, शी वॉज वर्किंग एट गोल्डमैन सैक्स इन यूके, प्लस आयुर्वेदा था, फैमिली लेगेसी था. तो हर इन्वेस्टर मीटिंग तो कर लेता, राइट. फर्स्ट मीटिंग तो कर लेता. देन दे सी द नंबर एंड दे बी लाइक, नहीं ट्रैक्शन नहीं है, आइडिया है, स्टोरी है, बट ट्रैक्शन नहीं है. आई डोंट बिलीव दैट यूल बी एबल टू डू इट. और 2 साल से चल रहा है, इतना कुछ हुआ नहीं है. बट जब 50 ऑर्डर्स पर डे तक पहुंचे थे और हमें ये दिखा कि ग्रोथ ऐसे होगा, ये चैनल से होगा, दिस इज अवेलेबल टू अस एंड दिस इज व्हाई वी नीड द मनी, देन इन्वेस्टर की लाइन लगी थी. देन जब एक टर्म शीट आया तो 3 टर्म शीट और आए उसके साथ. तो द लर्निंग फ्रॉम दैट फॉर मी वॉज कि एटलीस्ट इन कंज्यूमर बिजनेसेस, D2C बिजनेसेस, जहां स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज पॉसिबल विदाउट मनी, पहले 1000 कस्टमर्स, पहले 500 कस्टमर्स, पहला सेट ऑफ कस्टमर फीडबैक, रिव्यूज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट फीडबैक, अगर ये आपके पास है, एक होता है मेरा एक आइडिया है, ये मार्केट है, ये थॉट है, और वो टेक में चल भी जाता है. प्रीसीड इन्वेस्टमेंट्स हैपन अ लॉट इन टेक बिकॉज 50 लाख 30 लाख रुपए से आप ऐप बना के स्केल नहीं कर सकते हो. बट 30-50 लाख से आप प्रोडक्ट तो लॉन्च कर सकते हो, इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो. तो व्हाट आई रियलाइज इज कि जब ट्रैक्शन आया मेरे बिजनेस में, तब इन्वेस्टर्स की लाइन लगी. एंड देन इवेंचुअली 4 इन्वेस्टर्स थे. आई चोज द इन्वेस्टर हु बिलीव्ड इन मी मोस्ट. जब मैं 30-35 लाख पर मंथ कर रहा था, तो RPSG संजीव गोयनका, ही टोल्ड मी कि यार ये तो 500 करोड़ का ब्रांड बन सकता है. एंड आई डिडंट बिलीव एट दैट टाइम कि ये 500 करोड़ का ब्रांड बन सकता है. आई वाज लाइक, देयर इज very difficult for me to foresee कि इतना बड़ा बन सकता है. So I picked the investor who believed in that. अभी RPSG of course is a large conglomerate, it's strategic. तो जब उन्होंने पैसा डाला हमारी कंपनी, तो they told us honestly कि at some point we'll want to buy this business. But जो हुआ next 18 months में हमारे business में, वो unique था कि 18 months में our business went from 30-50 lakhs a month to 8 crore a month in 18-20 months. I will say कि COVID happened at that time as well. And when COVID happened, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बता रहे थे कि आयुर्वेदा कंज्यूम करो, ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो, एंड ऑफलाइन कोई कंसल्टेशन स्टोर्स कुछ अवेलेबिलिटी नहीं था. तो वी वर ऑलरेडी नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया, डूइंग लाइक 1.5 crore, 1 crore a month ऑनलाइन. एंड देन कोविड आया, डिमांड शॉट अप एंड एवरीबडी वांटेड टू बाय आयुर्वेदा ऑनलाइन. तो फ्रॉम 1,000-2,000 orders a day, we went to 11,000-12,000 orders a day in the period of COVID, and that helped us to scale. And then eventually जब 8 crore तक पहुंचे, तो December 20 में we got an offer from RPSG to buy the business entirely. मेरे बिजनेस प्लान में भी ये नहीं था कि हम 8 crore तक पहुंचेंगे. मुझे नहीं लगा था कि इतना जल्दी बिजनेस ग्रो होगा. तो when they gave us the offer, पहले तो फर्स्ट थॉट इसके, नहीं ये तो मेरी बेबी है, मेरा नाम डोर पे है, मेरे दादा की लेगेसी है, मैं कैसे बेच सकता हूँ, आई हैव टू बी एसोसिएट विद द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. बट देन आई थॉट अभी 100 करोड़ कर रहे हैं, 100 करोड़ 150 करोड़ हो सकता है ऑनलाइन. आई विल से दैट ये सब हाइंडसाइट के साथ हम बात कर रहे हैं. अभी तो मुझे ये समझ आया कि यू कैन डू 1,000 करोड़ ऑल्सो ऑनलाइन. बट 2020-21 में ये हमें दिखा नहीं. एंड यू विल ऑलवेज से फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, फॉर एनी डिसीजन, पॉइंट इन टाइम. पॉइंट इन टाइम पे मुझे ये बिलीव ही नहीं हुआ कि मामाअर्थ कुड डू 500, 700, 800 करोड़ ऑनलाइन. इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी. तो ऐसा अगर ये बिजनेस 100-200 करोड़ तक पहुंच सकता है ऑनलाइन, उसके आगे तो हम नहीं जा सकते. उसके आगे तो हमें ऑफलाइन जाना होगा. ऑफलाइन मैं तो नहीं कर पाऊंगा. आई फील मिजरेबली एट ऑफलाइन. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेक दिस बिजनेस ऑफलाइन. एंड सो आई थिंक दीज 2 वर द कंसिडरेशंस बिहाइंड विच के वी आर गेटिंग गुड वैल्यू ऑफ कोर्स. एंड ये जो बिजनेस का फ्यूचर है, जो व्हाट इज बेस्ट फॉर द ब्रांड इज टू टेक द ब्रांड इवेंचुअली ऑफलाइन, और there is someone better than me to take this brand offline, and that is my investors. So eventually summer of 2021 में हमने business बेच दिया. We sold the business, and बहुत अजीब सी feeling थी honestly to sell the business, because if you think about it, right, your identity today is ThinkSchool.
अभी मैं कल उठ के यू गेट अ क्रेजी पे आउट एक्सेट्रा ऑल ऑफ दैट, मैं कल उठ के आपको बता दूं गणेश आइडेंटिटी इज थिंक स्कूल, कल से थिंक स्कूल गया, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, यू विल थिंक कि यार वेयर एम आई, 95% of my waking hours are thinking about think school, at least at work time. अब मैं क्या करूं, where do I go, right? And so थोड़ा अजीब सा था कि जून जुलाई 2021 में मेरा कैलेंडर पूरा खाली था, अदर देन सुबह की स्क्वाश गेम, और कुछ शेड्यूल ही नहीं था मेरे कैलेंडर पे. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अभी आगे क्या करूँ, right? And that's what started the next leg, which was the journey of investing. Journey of investing actually थोड़ा organically हो गया. I started giving 12 hours on my calendar to D2C founders for free. 25-minute calls, mentorship calls, etc. all of that. वहाँ से मुझे देखा कि problem same है. So I developed a program. I wrote a course on e-commerce. I started teaching that course. And I realized कि actually people can also gain from my perspective, but also some of my money. And मेरे पास वो समय में थोड़ा पैसा भी था. So I started angel investing in companies. And then मुझे बहुत मजा आया. Trisha got very bored. She said, यार मैं operator हूँ. ये तो एक साल बाद she was like, I cannot do all this investment the whole time. But मुझे तो बहुत मजा आया because I said कि through investing I can enable 100 Dr. Vaidyas. मैं अगर business चला रहा हूँ तो मैं एक ही चला सकता हूँ. If I'm Superman I can run 2, but I'm not Superman, I know that. मैं एक ही business कर सकता हूँ. And so at that point I realized कि this is exciting for me. But आप angel investment करो तो आप बहुत small shareholder हो कंपनी में, आप exactly founder के साथ इतना काम नहीं कर सकते, 20 angels हैं. And so I said कि this has to be a little bit more structured. And that is when randomly, और वो समय जब angel हो तो आप it's in your interest to go and meet all the funds. And मैंने 3 साल से फंड रेजिंग की नहीं थी, तो आई सेड कि 10 कंज्यूमर फंड्स हैं इंडिया में, मैं सबको मिल के आता हूँ कि मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी कोई अच्छी कंपनीज है तो ब्रिंग मी ऑन बोर्ड एज एन एंजल, और अगर मेरी कोई अच्छी कंपनी है तो मैं कनेक्ट करवाता हूँ आपके साथ, एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड विद देम, राइट? सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड विच I was meeting funds, and I had the amazing opportunity to meet a fund I'd never met before called Vol Invest. And they said, actually, हम private equity कर रहे हैं, जैसे मैं एल कैडेट में पहले करता था, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, बट हमें 5 से 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करना है, and we are setting up a new vehicle, a new entity, and we want someone to work with, who's an ex-founder who's built and sold a consumer business who's below 40. So it just worked out कि exactly what they wanted is what I was. Okay. And मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फंड मैनेजमेंट बिजनेस में आ जाऊंगा. I didn't know that, I didn't think that, I didn't plan that after I sold my business. But it just worked out, and then, yeah, I think April 2022 में हमने V3 Ventures start किया. V3 Ventures is a partnership between me and Vol Invest in India, and हम seed to series एक consumer ventures में invest करते हैं. 5 से 30-40 करोड़ is our check size, and 3 लोग की टीम है, and बस 3 लोगों की टीम है? 3 लोगों की टीम है. Okay. 3 लोगों की टीम है. And what you'll realize also, Ganesh, is कि जब आप बिजनेस चला रहे हो ना, तो आपको लोगों की जरूरत है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट फंक्शंस. हमारा बिजनेस बस 2 ही चीज़ है. पहले इन्वेस्टिंग, दूसरा मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट्स. जो हम लीगल करते हैं, जो हम डीडी करते हैं, जो हम फाइनेंशियल डीडी करते हैं, वो सब हम आउटसोर्स करते हैं. तो आवर बिजनेस इज ओनली 2 थिंग्स. इट्स आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स एंड देन मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट्स. एंड एक्चुअली आप 1000 लोग भी रख सकते हो, आप 3 लोग भी रख सकते हो. फाइनली डिसीजन इज डिसीजन. करेक्ट. एंड ये बिजनेस थोड़ा अजीब है, बिकॉज योर ईयर, एंटायर ईयर, एंड यू विल स्पेंड द होल ईयर वर्किंग. द स्कोरकार्ड ऑफ दैट ईयर इज बेस्ड ऑन 6 डिसीजंस यू हैव टेकन. हम लेट्स से 5 से 6 इन्वेस्टमेंट करते हैं, 7 से 8 एट मैक्स पर ईयर. वो ही 7 से 8 इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो साल का. द रेस्ट ऑफ योर डिसीजन आर इररिलेवेंट. उसका भी रिजल्ट अभी समझ में नहीं आएगा, 2-4 साल बाद समझ में आएगा. And maybe 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद. But at that time, you have to make that right decision. And though, of course, there's a lot that goes into that decision. I'm just simplifying it. Ke identifying the right companies, meeting those right 100 companies, choosing from those 100 to 10 to spend more time on. वो 10 से फिर 1-2 चूज करना है. कौन चूज करना है, कैसे चूज करना है, क्या फाउंडर पर्सनैलिटी है, what will work for you, what will work for the founder, etc. That is the business of investing. But जब मैं पहले स्टार्ट मैंने किया था ना, तो ऐसा होता है गणेश कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, राइट? एंड बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड देयर लॉट्स ऑफ गुड कंपनीज, यू गेट अ barrage of reach outs. Like you will see, I put 2 phones on the side there. Because, and I have no issue with founders reaching out. I'm totally open. I give my number openly to people as well. But मुझे at least
दिन के 20 पिचेस आते हैं एंड वो व्हाट्सएप में आई वुड नॉट रिप्लाई टू माई फैमिली, तो मैंने एक अलग फोन रखा है, पर्सनल नंबर. बट हाउ टू गेट थ्रू दोस 20 पिचेस? थिंक अबाउट 20 पिचेस अ डे, रिमूव वीकेंड्स, 100 पिचेस हफ्ते के आते हैं. वो 100 पिचेस में से आप 10-15 लोग से ही मिल सकते हो. तो हाउ टू चूज बिटवीन दोस 100 पिचेस, पिक दोस 10-15 पीपल, देन टेक दोस डिसीजंस, व्हाट टू डू, हाउ टू कन्विंस. एंड ऐसा नहीं है कि वी आर ऑलवेज द डिसीजन मेकर, राइट? अभी इंडिया का मार्केट इतना कंपेरेटिव हुआ है कि फाउंडर्स ऑल्सो डिसाइड वेदर दे वांट टू टेक ऑन इन्वेस्टर और नॉट. तो इट्स नॉट जस्ट कि अर्जुन को इन्वेस्ट करें तो अर्जुन इन्वेस्ट कर पाएगा. अर्जुन जैसे 10 भी लोग हैं जो अच्छे कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो compete भी कर रहे हैं अर्जुन के साथ. तो दैट इज व्हाई आई रियलाइज्ड कि हमारे बिजनेस में पहले तो मैं अकेला था, फिर आई हायर्ड वन मोर पर्सन, अभी हम 3 लोग हो गए. बट आई मीन अ बिजनेस वेयर आई एम अप अगेंस्ट वेटरन्स, 20 साल 30 साल के एक्सपीरियंस के लोग हैं. ये लोग some of them have 15, 20, 30% teams, 40% teams, right? But they are also much more experienced than me at this business. And तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप VC हो, थोड़ा सीरियस रहो, आप इंस्टाग्राम पे रील क्यों पोस्ट करते रहते हो? Like how does it make sense, right? Because you will see VCs in India are not posting Instagram reels. It doesn't happen. But what I realized is कि हर बिजनेस में आपको एक मोट क्रिएट करना होता है. मेरे इंडस्ट्री में मुझे भी एक मोट क्रिएट करना है. तो I realized my moat is connect. Yeah. I'm an ex-founder, I'm an operator, all of that is connect. But my moat is connect. What is a 22-year-old founder going to know about an investor? They'll go on Instagram Reels and LinkedIn and see these investors. Correct. तो वो हमने एक यूनिक मोट बनाया हमारे फंड में. And every fund has their own moat. एक तो इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, बट अगर इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, 3 साल पुरानी, अब भी आई कैन से इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड. आई कैन टेल यू द स्टोरी ऑफ कोको FM, टेल यू द स्टोरी ऑफ गोजीरो. ऑन डे 1 आई हैड नो इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड. मेरे 10-12 एंजल इन्वेस्टमेंट थे, 20-30 एंजल इन्वेस्टमेंट थे. अभी तो 100 से ज्यादा हो गए, बट 20-30 एंजल इन्वेस्टमेंट्स थे विच वर जस्ट बीन डन 6 months बिफोर. एंड मेरी डॉक्टर वेदर्स की स्टोरी थी जो अच्छी है स्टोरी, एंड फाउंडर्स लाइक दैट स्टोरी, बट दैट डजंट मीन आई एम अ गुड इन्वेस्टर. So we had to develop this unique selling point for ourselves as well, because ऐसा नहीं है कि only founders sell themselves, even investors have to sell them. Yeah. अर्जुन, मुझे बताओ कि जो आपने कहा कि आपको 400 पिचेस आते हैं हर महीने, 100 पिचेस एवरी वीक, तो ये जितने भी सारे फाउंडर्स रीच आउट करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो वो इन्वेस्टर को रीच आउट करते हैं? आप ऐसे कौन से पिचेस जिनको देख के आप बोलोगे इनमें तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा? आई थिंक पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सी पिचेस आर सेंट ऑन ईमेल एंड आर सेंट ऑन व्हाट्सएप एंड आर सेंट ऑन लिंक्डइन, बट फाइनली इन्वेस्टर ये फोन पे ही देखने वाला है, राइट? तो अगर वो फोन पे देखने वाला है, तो इफ यू हैव अ फॉन्ट साइज ऑफ 10 or 12, द पर्सन हैव टू peer थ्रू एंड सी इट. आपने 2 दिन 5 दिन 3 महीने लगाए के डेक पे, राइट? एंड दैट्स ब्यूटिफुल एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज एफर्ट, एंड मैंने भी ऐसे एफर्ट किया है मेरे बिजनेस के लिए. बट फाइनली इट इज ट्रूली, जैसे हम बोलते हैं ना, एलिवेटर पिच, एंड इट्स अ सिमुलेशन. बट एन इन्वेस्टर रीडिंग योर डेक ऑन देयर फोन इज ट्रूली एन इन्वेस्टर पिच, एलिवेटर पिच. एंड इन्वेस्टर रीडिंग दैट डेक ऑन योर फोन इज एन एलिवेटर पिच बिकॉज वो गाड़ी में कहाँ बैठे हैं, वो इन बिटवीन मीटिंग्स है, वो लंच खा रहे हैं, एंड दे जस्ट ओपनिंग दैट PDF ऑन देयर फोन, राइट? 2 मिनट एट मैक्स. 2 मिनट एट मैक्स. लेकिन डेक्स तो 40-50 पेजेस के बनते हैं, राइट? Which is why I believe in the 30-20-10 rule for investment decks. अर्जुन, क्या है ये 30-20-10 रूल? तो 30-20-10 rule of pitch decks for founders to send to investors, font size 30 के ऊपर होना चाहिए ताकि it's easily legible. Number of slides 20 से कम होना चाहिए, 20 or less slides. And 10 is जब इन्वेस्टर स्टार्ट टू फिनिश पढ़ता है, एंड यूजुअली इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम दे सी अ डेक स्टार्ट टू फिनिश नहीं पढ़ते, बट अगर कोई इन्वेस्टर स्टार्ट टू फिनिश आपका डेक पढ़ रहा है लेस देन 10 minutes, इफ यू आर एबल टू फॉलो दिस, दैट फर्स्ट फिल्टर. देखो FMCG प्रोडक्ट्स में फर्स्ट फिल्टर क्या होता है? FMCG प्रोडक्ट्स में फर्स्ट फिल्टर ये है पैकेजिंग. द प्रोडक्ट्स पैकेजिंग इज द फर्स्ट फिल्टर, राइट? फर्स्ट फिल्टर इज पैकेजिंग. पैकेजिंग क्यों ऐसा? बिकॉज जब आप स्टोर में हो, क्या आप ऑनलाइन हो, द फर्स्ट थिंग यू विल सी द पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट or you'll see the product. अभी packaging is not enough to sell the product. Similarly, अगर आपने अच्छा डेक बनाया है तो गारंटी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, बट इट्स लाइक एन इंटरव्यू, राइट? रेफरेंस से आपको HR तक CV
रेफरेंस से आप HR तक CV पहुंचा सकते हो. फिर फाइनली आपको इंटरव्यू करना होगा, आपको इम्प्रेस करना होगा, बट CV HR तक पहुंचाना भी बड़ी चीज है. तो if you follow this 30-20-10 rule, at least you will get an investor to go through your deck and think about it. The worst thing you can do is आपने बहुत अच्छी बिजनेस बनाई है, बहुत अच्छा सेल्स है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आपने 80 पेज का डेक बनाया. इन्वेस्टर 10-20 स्लाइड ही देख पाएगा. अगर 10-20 स्लाइड में मैसेज नहीं समझ आया तो इट्स फॉरगॉटन. बिकॉज रियलिटी इज कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और हर दिन लोग पिच करते रहते हैं. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. यू नो सम VC से कि यार इतने लोग मुझे रीच आउट करते हैं, इतने ईमेल्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं. आई एम एक्चुअली हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो सॉरी. आई एम सेइंग इन पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑन योर पॉडकास्ट, आई एम सॉरी कि मैं हर डेक नहीं पढ़ पाऊंगा. एंड समटाइम्स आई मिस अ मैसेज, आई मिस एन ईमेल, आई मिस इट बिकॉज बैराज आता है. बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट थ्रू एवरीथिंग. एंड इफ यू फॉलो दिस, नॉट जस्ट मी, एंड आई एम नॉट द ओनली इन्वेस्टर इन इंडिया, राइट? बहुत से अच्छे VCs है, बहुत से अच्छे इन्वेस्टर्स है. इट विल अलाउ यू टू एटलीस्ट गेट टू द नेक्स्ट स्टेप. गॉट इट. और ये जो होता है 30-20-10 रूल, इस पूरे डेक में कंज्यूमर बिजनेस में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कौन से हैं जो हर किसी ने मेंशन करना ही चाहिए और ऑन प्रायोरिटी करना चाहिए? आई थिंक पहले स्पेशली अर्ली स्टेज बिजनेसेस में इन्वेस्टर्स एक बेट ले रहे हैं एक इंडिविजुअल पे, एक फाउंडर पे. तो फाउंडर की स्टोरी ऑन हाउ दे गॉट टू दैट प्रॉब्लम, और जो उनका राइट टू विन है. राइट टू विन क्या होता है? राइट टू विन ये होता है कि आप आयुर्वेदा बिजनेस गणेश स्टार्ट कर रहे हैं और अर्जुन स्टार्ट कर रहे हैं. गणेश स्मार्ट है, अच्छे कॉलेज में गया है, अच्छा जॉब किया उसने FMCG में, और फिर थॉट्स डेक सब अच्छा है, राइट? अर्जुन हैज डन डिसेंट जॉब, डिसेंट कॉलेज, बट अर्जुन के पास 150 साल की आयुर्वेदा की लेगेसी है और 105 FDA अप्रूव प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन, तो डे 1 से वो स्टार्ट कर रहा है. वो राइट टू विन कुड बी ब्रांडिंग, कुड बी स्टोरी, कुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कुड बी एनीथिंग. व्हाट इज योर मोटिव? तो नंबर 1 इज फाउंडर स्टोरी, जर्नी, राइट टू विन. एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे ये है कि राइट टू विन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे आपने बोला कि राइट टू विन बैकग्राउंड भी हो सकता है, क्रेडिबिलिटी भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है. तो ये राइट टू विन को एक एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है? अगर आपको एक सेंटेंस में आपका बिजनेस को समझाना होगा, राइट, और 2 सेंटेंस में आपका बिजनेस को समझाना होगा. एक सेंटेंस अबाउट योर मिशन, विजन, स्टेटमेंट. द नेक्स्ट सेंटेंस जो इन्वेस्टर का अटेंशन कैप्चर करे, दैट इज व्हाट योर राइट टू विन इज, राइट? सो व्हेन लेट्स से Go Zero came to me, right? Go Zero said कि local zero sugar आइसक्रीम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड. इंडिया हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, तो मुझे एक लोकल जीरो शुगर आइसक्रीम बनाना है, बट और लोग भी लोकल जीरो शुगर आइसक्रीम कर रहे हैं. मैं यूनिक हूं बिकॉज मेरे फैमिली में 60 साल की आइसक्रीम की परंपरा है. आई एम द इन्वेंटर ऑफ गुआवा चिली आइसक्रीम, और मैं दूसरों से डेफिनेटली बेटर आइसक्रीम बना सकता हूं. एंड आइसक्रीम टेस्ट का बिजनेस है, तो आप मुझ में इन्वेस्ट करो, राइट? ये क्लियर डेफिनेशन सेट की ठीक है किरण, मैं एक और बात बनूंगा आपसे. एंड देन वो मीटिंग हुए, बात हुए, एक्सेट्रा. ऑल ऑफ इट. सो 1 इज फाउंडर, टीम, राइट टू विन, एक्सेट्रा. सेकेंड इज, हमेशा जब मैं इन्वेस्टर को पिच करता था, इन्वेस्टर वुड कम एंड से, हे अर्जुन, आई डोंट थिंक देयर इज इनफ टैम. टैम इतना बड़ा नहीं है. टैम क्या होता है? एंड फाउंडर्स वुड गेट सो अनॉयड. टैम क्या होता है? ये टैम क्या है भाई? मैं अच्छा बिजनेस चला रहा हूं. टैम इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट. एंड मार्केट साइज रेलिवेंट क्यों है? मार्केट साइज रेलिवेंट है बिकॉज अगर मैंने आज आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और मुझे 5x 10x ग्रोथ चाहिए 3 से 5 साल में, अगर मार्केट नहीं ग्रो हो पाएगा और मार्केट में जगह नहीं है, अभी मैं 100 करोड़ के मार्केट में काम कर रहा हूं और मेरा टर्नओवर है 60 करोड़, मैं 60% मार्केट शेयर ले रहा हूं. बट अगर ये 100 करोड़ का मार्केट 10% ग्रो होगा तो मेरा बिजनेस भी 10-15% ही ग्रो होगा, मे बी 20-30% ग्रो होगा, बट आई विल नेवर बी एबल टू गिव द 5x बिकॉज द मार्केट डज नॉट सपोर्ट. सो आई विल गिव एन एग्जांपल, एंड इट्स अ बैड एग्जांपल बिकॉज ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई, बट सूला इज अ वेरी वेरी फेमस सक्सेसफुल IPO स्टोरी. हमने सूला के बारे में बहुत बात भी किया है पास्ट में. सूला की जर्नी 20 साल की थी, 25 साल की थी, बिकॉज सूला हैज ग्रोन द वाइन कैटेगरी इन इंडिया फ्रॉम 0. अभी आप कोई
आइसक्रीम के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, चिप्स के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आयुर्वेदा के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, पर्सनल केयर स्किन केयर के ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, इट मे नॉट टेक यू 20-25 ईयर्स बिकॉज मार्केट बनी है. तो अगर मार्केट बनाना है तो इट्स अ मच टफर जर्नी. अगर मार्केट नहीं ग्रो होता है तो आपका बिजनेस ग्रो भी नहीं होगा. मार्केट साइज को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ और मुझे बताइए कि सही है कि नहीं. जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि आइसक्रीम का इंडिया में कितना मार्केट है, तो अगर टोटल आइसक्रीम्स मिलाकर अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है तो वो मार्केट साइज हो गया. उसमें अगर मुझे 20% मार्केट शेयर अगर लेना है तो मैंने 20 करोड़ का आइसक्रीम बेचना हो. यस. तो अगर 100 करोड़ का ही मार्केट है तो आप 20-30-40% भी ले लो तो भी आपका 40 करोड़ पे बिजनेस सैचुरेट हो जाएगा. अब मार्केट ग्रो होना ये होता है कि 100 करोड़ का जो मार्केट है, यानी कि 100 करोड़ का जो टोटल रेवेन्यू है पूरे देश में, अगर वो 10% से ग्रो करेगा तो यानी 10-10 करोड़ उसमें ऐड होता जाएगा. तो आप भी 10-10% से ग्रो करोगे तो आप 40 से 45 करोड़ तक चले जाओ. आप 10 से ग्रो हो सकते हो, आप 20 से भी ग्रो हो सकते हो. बट अगर आइसक्रीम की मार्केट 100 करोड़ की है और नेक्स्ट ईयर 110 बन गई और आप 40 करोड़ कर सकते हो, आप 40 करोड़ कर रहे हो, तो आप 40 से 60 तक ही जा सकते हो ना. करेक्ट. 70 से ही जा सकते हो. एंड फिर नेक्स्ट ईयर जब 10% ग्रो हुआ तो 110 करोड़ 121 करोड़ बन गया. आप 60 से 70 तक ही जा सकते हो. तो एंटरप्रेन्योर की गलती नहीं होती है, मार्केट की गलती होती है. एंड एज एन इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो ब्यूटीफुल नीश एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स है, बट इंडिया में उसका मार्केट डिमांड इतना जल्दी नहीं ग्रो हो पाए. करेक्ट. एंड सो ऐसे बहुत टाइम्स इन्वेस्टर्स कहते हैं एंड वेरी अनोइंग फॉर फाउंडर्स कि आई विल बी अ कस्टमर बट आई कैन नॉट बी एन इन्वेस्टर इन योर. एंड मोस्टली द रीजन इज दिस कि मार्केट साइज मुझे इतना दिखता नहीं है और मुझे एज एन इन्वेस्टर 5 गुना 3 गुना ग्रोथ दिखाना होता है 5 से 10 साल में, तो आई कैन नॉट इन्वेस्ट. बट आपके लिए एंटरप्रेन्योर आप 30% प्रॉफिट पे चला सकते हो, आप 20% भी ग्रो हो जाते हो तो पैसा तो घर पे आ जाए. माई डैड इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर. वो साल का रेवेन्यू करते हैं, साल का अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, उसके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कभी डेट नहीं लिया, कभी इक्विटी नहीं लिया. एंड उनका इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे जो मेरे 5-6 स्टोर्स है उसको 50 स्टोर्स बनाने. इंडिया में there's no scope for 60 very very high end luxury retail stores for jewelry, right? तो second I would say is market size. Third, product. मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्यों डिफरेंट है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कहाँ से बना रहा हूँ मैं, कंपेरेटिव लैंडस्केप से क्या यूनिकनेस है ये प्रोडक्ट में, राइट? एंड I'll give you the example of Mokobara bags. It's a great example, right? Mokobara के पहले भी मार्केट में लगेज बैग्स थे, Mokobara के बाद भी लगेज बैग्स है मार्केट में. Mokobara के पहले क्या था? VIP था, सफारी था, स्काई बैग्स था, अमेरिकन टूरिस्टर था, ठीक बैग्स थे. Everyone in India has grown up using these bags and we have traveled, right? It's not like the bag broke every time. Yeah. But वो फीलिंग, एस्पिरेशन, लुक एंड फील नहीं आई वो बैग से, राइट? तो what did Mokobara do? They said 30, 40, 50% more expensive bags हम create करेंगे. They will be more functional, they will be more usable, but most importantly ये बैग sexy दिखने वाले. तो मेरा प्रोडक्ट एक बड़ा मार्केट में है, बट मेरा प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनसे बहुत डिफरेंट है. तो हर कस्टमर तो मूव नहीं होगा, बट जो कस्टमर्स मूव होंगे उनको एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं देना चाहता हूँ और मैं दे सकता हूँ जो नहीं है मार्केट में. सो what is the product and what is the uniqueness of the product, right? So that's number 3. चौथा, यूनिकनेस के मुझे 2-4 और टाइप्स बता दो ना. So for example, जब मामाअर्थ ने लॉन्च किया था तो मार्केट में बहुत से पर्सनल केयर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स थे, बट क्रूएल्टी फ्री, नेचुरल, पैराबेन फ्री एंड SLS फ्री इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे. अभी ये तो बहुत कॉमन हो गया है, बट मैं 7-8 साल पहले का बात कर रहा हूँ, राइट? सो दैट वाज द यूनिक USP टू एंटर द मार्केट. अभी मैं एक टोटली नॉन स्टॉप एग्जाम्पल देता हूँ. जब जियो ने लॉन्च किया तो देयर प्रोडक्ट वाज यूनिक बिकॉज वो सबसे बेस्ट डेटा क्वालिटी दे रहे थे आपको एट हाफ द प्राइस और 1/3 द प्राइस, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट कि प्रोडक्ट इतना यूनिक हो सकता, प्राइस कैन ऑल्सो बी यूनिक. आप एयरपॉड्स का एग्जाम्पल देख लो. देयर आर लॉट्स ऑफ वायरलेस हेडफोन्स इन द मार्केट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वायरलेस हेडफोन्स. 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 2000 रुपये में हेडफोन्स मिल जाते हैं आपको. Amazon पे भी मिलते हैं, दुकान में भी मिलते हैं, स्विगी पे भी मिलते हैं, इंस्टामार्ट पे कि ब्लिंकिट पे. बट मैं क्यों 20,000 रुपये हेडफोन्स के लिए पे करता हूँ?
बिकॉज मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ. जब मैंने वो हेडफोन्स को केस से निकाले और मेरे ईयर्स में डाले, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है. आप दूसरे कोई हेडफोन्स ले लो तो टर्न ऑन ब्लूटूथ, कनेक्ट, कोई कोड आता है, कोई बार कनेक्ट होता है, कोई बार नहीं कनेक्ट. सो बिकॉज एयरपॉड इतनी यूनिक प्रोडक्ट है, मैं 10 गुना पे कर रहा हूँ कि 15 गुना पे कर रहा हूँ एज कंपेयर टू अ नॉर्मल हेडफोन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस. फिर सो दैट्स द थर्ड राइट प्रोडक्ट. फोर्थ आई वुड से इज कस्टमर फीडबैक. तो अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है तो आपने फोकस ग्रुप, सर्वेज, क्वेश्चंस पूछे है कस्टमर को विच वैलिडेट्स योर थीसिस कि ये चलने वाला, ये कैटेगरी चलने वाला. फॉर एग्जाम्पल मैं उगाव के एग्जाम्पल लेता हूँ. उगाव इज अ प्लांट्स एंड गार्डनिंग बिजनेस आई हैव इन्वेस्टेड इन. क्या करता है उगाव? उगाव प्लांट्स, सीड्स, पॉटर्स, प्लांट ग्रो किट्स, फर्टिलाइजर, ये सब बेसिकली हमारे बैकग्राउंड में ये लोकेशन में प्लांट्स है. तो वॉट एवर यू नीड फॉर ग्रोइंग दैट प्लांट, कीपिंग दैट प्लांट एंड बाइंग दैट प्लांट, एवरीथिंग इज ऑन उगाव. इट्स ऑल लाइक अ लार्जली ऑनलाइन बिजनेस, अभी ऑफलाइन भी करते हैं राइट. तो उगाव का क्या इनसाइट था? मॉडर्न कंज्यूमर नर्सरी में जाता है, नर्सरीज अवेलेबल है, बट उनको ये भी पता नहीं है कि प्लांट का प्राइस क्या होना चाहिए. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वर्स्ट फीलिंग फॉर अ नॉन प्लांट एंथुजियास्ट, लाइक मेरे डैड एक प्लांट एंथुजियास्ट है, उनको पता है क्या करना है प्लांट के साथ. मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ प्लांट्स के बारे में. द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज सीइंग योर प्लांट डाई. एंड सो जब आप नर्सरी में जाते हो तो आपको चीपर प्लांट्स तो मिल जाएंगे, बट अगर आपने ये प्लांट्स खरीदे हैं और 2 महीने में मर गए, यू फील टेरेबल राइट. तो उगाव सिंह के मॉडर्न कंज्यूमर को नर्सरी और नर्सरी से बाय करना समझ ही नहीं आता. क्या प्लांट वैरायटी है, क्या साइंटिफिक नेम है, कैसे प्लांट को टेक केयर करना है, हाउ टू मेक इट सिंपल टू डू दैट, आई डोंट नो राइट. एंड सो उगाव सेड कि मैं आपको हाई क्वालिटी प्लांट्स विथ हाई क्वालिटी प्लांट ग्रोइंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन फर्स्ट इन अ सेक्सी ब्रांड दे रहा हूँ, एंड कस्टमर विल पे 30% मोर बिकॉज प्लांट विल लास्ट, देयर इज अ स्टैम्प ऑफ ट्रस्ट, एंड instead of 200 rupees they'll pay 250 rupees for plant. तो that was their customer feedback कि मैंने 1000 customers के साथ बात किया है. Customers want plants, but जो nursery buying experience है वो सब optimal है for modern consumers. अभी आप कोई plant enthusiast के साथ बात करो जिनके पास 10, 20, 30, 40 plants है घर पे, तो they will say मैं 30% और नहीं पे करना चाहता हूँ, और मुझे पता है जब मैं नर्सरी में जाता हूँ तो अच्छा प्लांट और बुरा प्लांट में क्या फर्क है. But most people don't know about that. Correct. Right? And that is really the differentiator. तो उनका राइट टू विन क्या है एक सेंटेंस में? उगाव's right to win is clear, standardized experience for a customer who doesn't know. तो कस्टमर 30% पे कर पाएगा फॉर द एक्सपीरियंस मोड. आप एटलिस का एग्जांपल ले लो. एटलिस इज अ कंपनी दैट ऑफर्स यू वीजास एंड ट्रैवल. ये कंपनी वीजा और ट्रैवल आपको ऑफर कर रहा है, जो VFS भी कर रहा है, जो टर्किश, जैसे मैंने टर्की का वीजा का एप्लीकेशन किया था. अभी आई कैन गो ऑन द टर्किश गवर्नमेंट पोर्टल एंड फिल द फॉर्म, आई कैन गो थ्रू माई ट्रैवल एजेंट एंड डू इट. बट एटलीस्ट मुझे 1000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहा है, बट एक ऐप से जहाँ मेरा पासपोर्ट का सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है, जस्ट इन 2 clicks आई गेट द एप्लीकेशन डन. एंड जब मेरा वीजा आता है तो ऐप पे एक नोटिफिकेशन आता है और ऐप पे मेरा वीजा स्टोर्ड है. आई डोंट इवन हैव टू कीप अ स्क्रीनशॉट, PDF एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. मैं टर्की पहुंच गया, एटलीस्ट का ऐप खोला, टर्किश वीजा क्लिक किया, टर्किश वीजा आ गया. ओ वाव. सो आपको पासपोर्ट पे वो स्टैम्प लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ ई-वीजा, तो आपको पासपोर्ट पे स्टैम्प लेने की जरूरत नहीं है. बट आई एम सेइंग कि ये टोटली कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है. करेक्ट. आप VFS से भी ले सकते हो, आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन पोर्टल से भी जा सकते हो. बट टू सेव मी दैट 10 minutes आई पेड 1000 rupees फॉर दैट वीजा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं ऑफिस तक जा रहा हूँ और मैंने 3 मिनट में मेरा टर्किश का वीजा एप्लीकेशन किया. अब अर्विन कंपनी का भी देखो, ऐसा नहीं है कि कारपेंटर्स आर नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि मसाज इज नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि पेडिक्योर सैलून पीपल आर नॉट अवेलेबल. बट अर्लियर आई यूज्ड टू गेट अ हेयर कट राइट, एंड आई यूज्ड टू कॉल द पर्सन एट होम. वो सैलून में काम कर रहा था तो वो सुबह आ सकता, नहीं तो रात को आ सकता था. करेक्ट. उसको मैसेज करना होता था, फिर वो डिले हो जाता था. सैलून में कोई कस्टमर आ गया तो वो नहीं कर पाया, वो 8 बजे नहीं आया, वो 9 बजे आया. अभी आपको हम बिजी शेड्यूल्स पता है,
तो when he comes 1 hour late, I don't do the haircut. And वो तो आ गया, उसका कैब का पैसा देना होता है. अबे I just want everything on an app. I don't want to talk to 6 people and coordinate and schedule. I just want everything in an app. I need a haircut. I schedule the haircut. It's at a reasonable price, a good price, and standardized experience. Yeah. जो भी आता है उन्होंने ट्रेनिंग तो की है पास में. और प्लस सिक्योर्ड भी है काफी. Secured, clean, safe and trained. So 4th is customer feedback. And then 5th is जो सब बात करते हैं. Revenue, gross margin, bottom line profile, EBITDA क्या है business का, what is the repeat rate, what is the lifetime value of the customers, वो numbers metrics. Perfect. अर्जुन, इसको ना एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं. इसको ना कुकू एफएम के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो पहले आते हैं राइट टू विन पे. कुकू एफएम का राइट टू विन क्या था? जब मैं कुकू एफएम से पहले तो मैं कुकू एफएम में स्टोरी बताता हूँ. आई इंटरेक्ट विद कुकू एफएम वेल बिफोर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी. तो 2017 या 18 में कुकू एफएम ने एक फंडिंग राउंड अनाउंस की थी. मैं योर स्टोरी पढ़ता रहता, तो आई रेड अबाउट द फंडिंग राउंड एंड आई रियलाइज कि एक रीजनल लैंग्वेज कंटेंट प्लेटफॉर्म है जो हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में ये सब लैंग्वेजेस में लोगों को कंटेंट का एक्सेस देते हैं, राइट? तो आई सेड कि मेरे कस्टमर्स तो 70% इंग्लिश नहीं बात करते, 82% आउटसाइड टॉप 10 सिटीज है, तो ये तो मेरा कस्टमर सेट है. तो 2018 में आई रोट टू बीसू एंड आई सेड आई एम रनिंग आयुर्वेदा बिजनेस. आपके ऐप पे कोई आयुर्वेदा का कंटेंट ही नहीं है, तो कैन आई होस्ट अ पॉडकास्ट ऑन आयुर्वेदा? Okay. And I hosted a podcast called Daily Ayurvedic Tips on Kuku FM. Okay. To give one Ayurvedic tip in Hindi every day in 1 minute. तो आप पहले क्रिएटर भी थे कुकू एफएम में. Okay. तो and सेल्स तो इतनी नहीं मिली, बट लॉट्स ऑफ ट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ यूजर्स एंड राइट यूजर बेस हम तक पहुंचे ऑन कुकू एफएम, राइट? तो वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, यूजर फीडबैक एक्सेट्रा. फिर लाइफ वेंट ऑन एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. एंड जब 2021 में आई फाइनली मेट द कंपनी फर्स्ट टाइम, आई ऑलरेडी न्यू द कंपनी, आई हैड कॉन्टेक्स्ट, तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा था. फिर सेकेंड थिंग आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इन कुकू एफएम वाज जब मैं अक्टूबर 2021 में कंपनी से मिला, तो दे हैड 80,000 पेड सब्सक्राइबर्स. अभी गणेश, आपको पता है कि इंडिया में बहुत कंटेंट कंज्यूम होता है, बट लोग कंटेंट के लिए पे नहीं करते हैं. करेक्ट. दे पे वॉल द कस्टमर एंड सेड फ्रीमियम नहीं है, ये प्रीमियम ही है, आपको 3, 4, 5, 7 दिन फ्री में मिलेगा, देन यू हैव टू पे. एंड अगर आप पे नहीं करेंगे तो ऐप इज लॉक्ड कंप्लीटली. तो 80,000 पेड सब्सक्राइबर्स, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग, राइट? एंड देन आई वेंट इनटू थोड़ा डेप्थ कि ये कस्टमर्स कौन है और ये क्यों सुन रहे हैं. एंड आई रियलाइज दैट दीज कस्टमर्स आर customers who want improvement in life, but they have access to no content relation to this, right? तो YouTube पे तो बहुत content है, but think about Rich Dad, Poor Dad book summary. Think about Psychology of Money book summary in Hindi. Think about derivative trading का कोई course है. Think about D2C e-commerce का मैंने course किया हिंदी में. 80 minutes में आप ये सीख सकते हो. तो a shopkeeper, a daily wage laborer, a housewife, they can all learn this on the go. And audio क्यों चलता है? Because पैसिवली सुन भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, राइट? तो इसमें कभी कॉपीराइट का इशू नहीं आया इन बुक समरीज? बुक समरीज डोंट हैव अ कॉपीराइट इशू बिकॉज यू आर अलाउड टू मेक अ बुक समरी एज लॉन्ग एज यू गिव क्रेडिट टू द बुक. अगर आप ऑडियो बुक करते हो एंड यू रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द बुक, देन देयर इज ऑफ कोर्स. गॉट इट, अंडरस्टूड. एंड ये बुक समरी क्या आप नहीं है, ये रिलीजियस कंटेंट भी करते हैं, बायोग्राफीज भी करते हैं, जैसे MS धोनी की बायोग्राफी है, BR अम्बेडकर की बायोग्राफी है, हिस्ट्री का कंटेंट करते हैं. तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ लर्निंग, राइट? सेल्फ डेवलपमेंट वाज द मेन. सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लर्निंग. तो राइट टू विन था. तो राइट टू विन था रीजनल लैंग्वेज कंटेंट जो कोई ऐप नहीं कर रहा था. 80,000 पेड सब्सक्राइबर्स इन इंडिया जहां पेड कंटेंट नहीं है. एंड द बिगेस्ट राइट टू विन, व्हेन द फाउंडर टोल्ड मी दिस, माय माइंड वाज ब्लोन. Average user spent 60+ minutes per day on the app. Wow. ऐसे एंगेजमेंट कभी लाइफ में देखी नहीं थी. तो आई सेड यार ये तो स्पेशल है. वो समय में रेवेन्यू बहुत छोटा था. इट वाज लाइक सम 30-50 lakhs a month. सो आई सेड ठीक है, हम ट्रैक करेंगे, हम बात करेंगे. 5 महीने में कि 4 महीने में द कंपनी रीच 320,000 पेड सब्सक्राइबर्स. Wow. तो मुझे ये भी समझ आया कि कंपनी इज डूइंग समथिंग दैट इज वर्किंग नाउ. 3-4 साल चलाया and they were trying to figure out market fit. But consumer tech में, unlike consumer brands में, ऐसे hockey stick हो सकता है. So I started feeling the hockey stick. So we made a commitment to invest. DD के through
इट वेंट फ्रॉम डीडी मतलब सॉरी आई शुड हैव एक्सप्लेन. तो हर इन्वेस्टमेंट के पहले हर इन्वेस्टर एक ड्यू डिलिजेंस करता है. ना जब मैं फाउंडर से मिलता हूँ तो फाउंडर मुझे बताता है कि मैं 5 करोड़ पर मंथ कर रहा हूँ सेल्स में और मेरी ग्रॉस मार्जिन 70% है और मेरा प्रॉफिट 50 लाख पर मंथ है. इन्वेस्टमेंट करने के पहले और पहले मीटिंग में, दूसरे मीटिंग में, तीसरे मीटिंग में जो फाउंडर मुझे बोलता है आई टेक दैट एज द बाइबल, एज द ट्रूथ, राइट? बिकॉज आई हैव नो कॉन्टेक्स्ट. मैं उनके ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, मैं उनके टैली नहीं देख सकता हूँ. बट इन्वेस्टमेंट करने के पहले जब मैंने डिसीजन बनाया तो आई सेंड देम व्हाट इज कॉल्ड अ टर्म शीट और नॉन बाइंडिंग ऑफर, विच इज के ये वैल्यूएशन पे ये मैं पैसा डालना चाहता हूँ आपके कंपनी में, सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस. व्हाट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस. एंड ड्यू डिलिजेंस इज व्हाट इट्स यूजुअली के आप कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे हो. आपने जो मुझे बताया आपके नंबर्स में और आपके लीगल में, आपके ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, अग्रीमेंट्स, आपने ये कहा है कि अमेजोन के साथ मैं काम करता हूँ, आप एक्चुअली करते हो काम अमेजोन के साथ कि नहीं, अग्रीमेंट है, बैकअप है. तो हम चेक करते हैं कि जो फाउंडर ने हमें बताया है वो लीगली ट्रू है कि नहीं. सो बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट यू विल गो टू अ 2-3 month, मे बी 1 month, मे बी 4 months ड्यू डिलिजेंस, जहाँ सब फाइनेंसेस, टैक्सेस, लीगल अग्रीमेंट सब चेक होता है इन्वेस्टर की साइड से, ताकि जो फाउंडर ने उनको बताया है पहले 2-3-4 मीटिंग्स में वो ट्रूली लीगली वैलिडेट हो जाए. तो जब हमने कुकू एफएम को ऑफर दिया था तो हम कुकू एफएम में 320,000 पेड सब्सक्राइबर्स. 2-3 महीने की ड्यू डिलिजेंस के बाद जब पैसा गया कंपनी में, देयर 800,000 पेड सब्सक्राइबर्स. डायरेक्टली जब हमारा पैसा गया नेक्स्ट राउंड भी हो गया. और जब वो नेक्स्ट राउंड का टर्म शीट आया कि ऑफर आया तो ही हैड 1 million पेड सब्सक्राइबर्स. जब नेक्स्ट राउंड का पैसा गया बैंक में तो 1.6 million पेड सब्सक्राइबर्स हुए. तो 80,000 to 1.6 million पेड सब्सक्राइबर्स इन लेस देन ईयर 20x ग्रो. कैसे किया भाई इन्होंने ये? कंज्यूमर टेक में आई विल से अनलाइक कंज्यूमर ब्रांड्स. देखो कंज्यूमर ब्रांड में क्या होता है, आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर ये अच्छा बिका तो फिर आपने प्रोडक्ट को स्केल किया, आपने और मैन्युफैक्चरिंग की, फिर और बिक गया, फिर और मैन्युफैक्चरिंग की. कंज्यूमर टेक में क्या, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आपका एक सर्विस है. अगर 100 लोग ने लिया है सर्विस, 1000 लोग ने लिया है कि 10,000 लोग ने लिया है सेम डे, एक्चुअली आपका इंक्रीमेंटल काम इतना नहीं है अदर देन सर्वर स्पेस एंड इंश्योरिंग दैट योर टेक इज वर्किंग. करेक्ट. सो द सेम ऐप कैन हाउस 10,000 यूजर्स, 100,000 यूजर्स और 1 million यूजर्स as long as your tech is done. And they had worked on the tech for 4 years before. तो ये हॉकी स्टिक ग्रोथ पॉसिबल है as long as you hit product market fit. And उनको ये समझ आया कि ये चल रहा है. This kind of content is working. Now instead of driving on first gear, let's drive on second gear, third gear, fourth gear and see what happens. And ये e-commerce में भी possible है. ऐसा नहीं है कि हमने भी नहीं ग्रो किया. We grew 15-17 times in 1.5 years or 18 months. But 100 times growth में भी. प्रोडक्ट मार्केट फिट एक्सप्लेन कर दो और मुझे एक मेथड बताओ जिससे कि एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट मार्केट फिट को एसेस कर सकता है अपने स्टार्टअप के लिए. आई थिंक मैंने ये मेरे डॉक्टर वेदिस के एग्जाम्पल से पहले भी समझाया था कि आई थिंक प्रोडक्ट मार्केट फिट इज एक चैनल, एक इंजन आपके बिजनेस में ऑटो मोड पे चल रहा है. विच मीन्स मैंने मेरे डॉक्टर वेदियस के नवंबर 20 की एग्जाम्पल दी थी कि मैं 50 ऑर्डर्स पर डे मेरे वेबसाइट पे कर रहा था. अभी 50 ऑर्डर्स पर डे मीन्स 30,000 रुपये. 30,000 रुपये पर डे मैं कर रहा था मेरे वेबसाइट पे. If I didn't do anything, I didn't go to work, my team didn't go to work, at least 80% of 30,000 रुपये आना चाहिए मेरे बैंक में. What does that mean? That means कि आप इतना इनपुट भी नहीं डालते हो तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले रहा है. विदाउट मार्केटिंग? Of course with marketing. Of course with marketing. But that same amount of marketing, that same work, that same input. Like आपने प्लेन को क्रूज कंट्रोल में रखा है, आप पायलट बैठा है सीट पे बट एक्चुअली उसने क्रूज कंट्रोल पे रख के खाली वो देख रहा है कि सब चल रहा है. दैट इज व्हाट टू मी इज प्रोडक्ट मार्केट फिट. व्हेन अ बिजनेस इज ऑन क्रूज कंट्रोल और ऑटो पायलट इन वन चैनल, देन फ्रॉम देयर यू हैव टू स्केल इट मैसिवली, यू हैव टू इनऑर्गेनिकली स्केल इट, पुट मनी एक्सेट्रा ऑल. ठीक है. नाउ सर्कलिंग बैक टू आवर कन्वर्सेशन, कुकू एफएम का राइट टू विन था 80,000 पेड सब्सक्राइबर्स एंड दैट टू इन द इंडियन मार्केट जहां पे कोई कंटेंट के लिए पैसा रेयरली देता है. और फिर आते हैं हम टैम पर. कुकू एफएम का मार्केट साइज कैसे इवैल्यूएट कर सकता है कोई, क्योंकि फ्रीमियम मार्केट जो है वो तो बहुत बड़ा है. तो फ्रीमियम मार्केट में प्रीमियम कंटेंट के लिए मार्केट साइज को कैसे मेजर किया जा सकता है? तो आई थिंक गणेश इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये मार्केट फ्रीमियम मार्केट का कंटेंट है, फ्रीमियम कंटेंट का मार्केट है. सो
जब हमने मार्केट साइज असेस किया था, वी सेड के इन द लैंग्वेजेस दैट दे आर वर्किंग इन, व्हिच इज एट दैट टाइम 8 or 10 लैंग्वेजेस, अबाउट हाफ ऑफ इंडिया स्पीक्स दोस लैंग्वेज. 700 मिलियन लोग हैं, राइट? तो वो तो बहुत बड़ी टाइम है. बट ये लोग आर यूज्ड टू फ्रीमियम कंटेंट, तो of course market size will be much smaller. What that exact number is that number 20 million, 30 million, 50 million, 100 million, हमें वो तो पता नहीं था, because ऐसे examples नहीं थे. Kuku FM is a unique company because अभी I'm an investor in a company called Deconstruct, right? Deconstruct एक skincare company है जो ingredient based skincare करता है. वो लास्ट ईयर जनवरी में 1.5 करोड़ कर रहा था, ये साल जनवरी में 15 करोड़ किया, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है. इसको थोड़ा समझाओ ना कि क्या है डीकंस्ट्रक्ट, इंग्रेडिएंट बेस्ड स्किन केयर क्या होता है? तो डीकंस्ट्रक्ट इज अ कंपनी. तो स्किन केयर में पहले स्किन केयर में वेव्स होते हैं, पर्सनल केयर में वेव्स होते हैं. पहले नेचुरल का वेव चल रहा था, फिर आयुर्वेदिक का वेव चल रहा था, अभी केमिकल एक्टिव्स का वेव चल रहा है, विच इज हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, सीरम, विटामिन सी सीरम एक्सेट्रा, जो कस्टमर को एक इंग्रेडिएंट चाहिए, मिक्स ऑफ 20 इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बिकॉज दे अंडरस्टूड द इंग्रेडिएंट्स. एंड इंडिया एक बहुत यूनिक देश है जहां Tier 2, Tier 3 कस्टमर जो मे बी इंग्लिश भी नहीं बोल सके, जो कुकू एफएम का कस्टमर है, उनको सैलिसाइक्लिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड पता है. एंड दैट यूनिकनेस हैज लेड टू ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन इन इंडिया 7-8% ऑफ ओवरऑल रिटेल. पर्सनल केयर एंड ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में 30% का पेनिट्रेशन है. वाओ. तो ये कंपनी ingredient based active skincare करता है, but they do it for beginners who don't know so much about it. They explain it to them, they put slightly gentler formulations, etc. Right? So that is the background and the story. Now ये कंपनी 1.5 करोड़ से 15 करोड़ तक पहुंचा एक साल में, because they did marketing right, because they grew well, they got the product right. जब product right होता है तो मैंने बताया आप product market fit लेके scale कर सकते हो. But डीकंस्ट्रक्ट मेरे लिए थोड़ा और ईजियर टू इमेजिन है, बिकॉज मामाअर्थ ने ऑलरेडी इतना स्केल किया है, शुगर ने ऑलरेडी इतना स्केल किया है, ऐसे पुराने भी ब्रांड्स हैं, लॉरियल ने इतना स्केल दिखाया है. तो आई हैव एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज पर्सनल केयर ब्रांड्स एंड बिजनेसेस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे पास, राइट? ये 1000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, 2000 करोड़ तक पहुंचे. ये एग्जाम्पल है, ये कंपनी ने 2000 करोड़ किया है. कुकू एफएम में प्रॉब्लम ये है कि ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है, ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हिस्ट्री नहीं है. तो वो समय जब हम मार्केट साइज का पेनिट्रेशन और मार्केट साइज का एस्टिमेशन कर रहे थे, तो वी टुक द मार्केट ऑफ प्रीमियम एंड वी सेड, पहले हमें नहीं लगा कि लोग कंटेंट के लिए पे कर पाएंगे, बट ये कंपनी ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि 80,000 3 लाख लोग जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी पे कर रहे हैं. तो ये 700 मिलियन इंडियंस को कुछ दिखा रहे हैं ताकि उनका एक शेयर आ जाए और कुकू एफएम के साथ काम करे. अभी 1% भी रहे तो बहुत है, मतलब. एंड वहां तक पहुंच गए. वी हैव रीच्ड मच मोर देन 1%. 1% ऑफ 700 मिलियन is 7 मिलियन. हम 20 मिलियन क्रॉस किया. वाओ. पेड सब्सक्राइबर्स ऑन कुकू एफएम, राइट? बट मुझे ये क्लियरली समझ आया कि ये कंपनी को कस्टमर को पे करवाना पता है, बिकॉज 80,000 लोग पे कर रहे हैं कि 3 लाख लोग पे कर रहे हैं. तो दैट वॉज वॉट मेड मी बिलीव कि अभी ये 3 लाख 30 लाख तक बन सकता है, बिकॉज दे हैव द इंजन वर्किंग के कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. अंडरस्टूड. ठीक है, तो टैम भी आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट भी अपने को पता चल गया कि उसमें मोड क्या है, और कस्टमर फीडबैक उन्होंने कैसे अक्यूमुलेट किया. क्योंकि कस्टमर फीडबैक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग पूछते हैं कि लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि हम हमारे बेस्ट कस्टमर्स को लेकर आके उनसे फीडबैक ले लेंगे. तो ये कस्टमर फीडबैक को एक इन्वेस्टर अनबायस्ड तरीके से कैसे गेज कर पाता है? आई थिंक गणेश, इट्स हार्ड, राइट? आई वुड से पहली चीज तो हम क्या करते हैं, हम गूगल करते हैं. हम जब गूगल करते हैं हम गूगल रिव्यूज देखते हैं. अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो हम अमेजोन पे जाके अमेजोन रेटिंग्स देखते हैं. हम फिर गूगल रेटिंग्स के बाद यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ रिव्यूज देखते हैं. अभी ऑनेस्ट रिव्यूज भी बहुत होते हैं. तो हम ऐसे अमालगमेशन ऑफ डेटा करते हैं, एंड देन एज अ लास्ट स्टेप हम कस्टमर्स के साथ बात करते हैं. अभी हमें ये भी पता है एज एन इन्वेस्टर कि ऑफकोर्स कंपनी कोई अच्छे कस्टमर्स के ही नंबर दे देंगे, राइट? दे विल नॉट गिव बैड कस्टमर्स नंबर. करेक्ट. बट ये कॉन्वर्सेशन हम स्टार का कॉन्वर्सेशन नहीं करते कि आई एम अर्जुन वैद्या कॉलिंग फ्रॉम V3 वेंचर्स, प्लीज रेट कुकू एफएम ऑन 1 to 5 स्टार्स. वैसा कॉन्वर्सेशन नहीं है. इट्स मोर अ कॉन्वर्सेशन अबाउट ये ऐप को आपको लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, आप कितना सुनते हो,
आप क्या देखते हो ये ऐप से, आप लोगों को रिफर करते हो ये ऐप, हैव यू टोल्ड पीपल अबाउट दिस ऐप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. सो दैट्स हाउ वी थिंक अबाउट कस्टमर फीडबैक. बट रियली डिजिटल सोर्सेज से अभी थोड़ा ईजी हो गया टू गेज कस्टमर फीड. तो Amazon पे अगर मेरा कोई ब्रांड है तो कितना रेटिंग होना चाहिए कि इन्वेस्टर देख के बोले कि हाँ इसमें पैसा लगा अगर सकते हैं? 4 से नीचे है रेटिंग तो हम यूजुअली देखते नहीं है कंपनीज को. इफ इट्स अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट देन हम 4 to 4.5 भी कंसिडर करते हैं. इफ इट्स अ ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट हम 4.2 प्लस कंसिडर करते हैं. If it's apparel then or shoes then I think 4.5 plus. If it's consumer electronics then I think 4.5 because health personal care में लोग थोड़े एम्बिशन भी हो सकते हैं कि 1 महीना का इफेक्ट है, 3 दिन में बोले नहीं चला 1 स्टार दे दी. So that's how we do it. But 4 के नीचे becomes very hard. Understood. ठीक है. Because 4 के नीचे आप सोचो आपका consumer behavior, purchase behavior. अगर you see something with 3.5 stars on Amazon आप लेंगे. Usually नहीं लेते हो आप. Correct. Understood. और रेवेन्यू कितना होना चाहिए कंज्यूमर ब्रांड में जहां पर आप बोल सको कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए? तो आई थिंक रेवेन्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ इन्वेस्टर. हम सीड टू सीरीज ए करते हैं. तो सीड इज व्हाट? सीड समझा दीजिए. हाँ, सीरीज ए क्या होता है? मैं पहले प्री सीड समझाता हूँ बिकॉज ये टर्म्स आते रहेंगे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में. प्री सीड है जब कोई फाउंडर एक प्रेजेंटेशन, आइडिया और मे बी प्रोडक्ट के साथ आते हैं. सेल्स नहीं किया, ब्रांड को लॉन्च नहीं किया, तो फाउंडर पेडिग्री और प्रोडक्ट पेडिग्री पे फंडिंग होती है. तो वहाँ तो जीरो सेल बिकॉज ब्रांड लॉन्च ही नहीं हुआ है. सीड कंज्यूमर ब्रांड्स में जब आपके पहले 1000 कस्टमर्स हुए हैं, आपका कुछ कस्टमर फीडबैक आया, प्रोडक्ट का कुछ फीडबैक आया, आपने प्रोडक्ट के कोई इटरेशंस किए, तो दैट इज सीड. यूजुअली सीड 10 से 50 लाख पर मंथ पे होता है. देन यू हैव प्री सीरीज ए व्हेन द ब्रांड रियली हैज ट्रैक्शन, रियली हैज स्केल. ये 50 लाख से 2-3 करोड़ पर मंथ पे होता है. यूजुअली प्री सीड इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर में 1-2-4 करोड़ होता है. सीड इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली 4 to 8 करोड़. प्री सीरीज ए जहाँ कंपनी 50 लाख से 2 करोड़ करता है, वहाँ 8 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है. और फिर सीरीज ए जब 3 करोड़ से मे बी 10 करोड़ पर मंथ कंपनी करता है सेल्स में, एट दैट टाइम यू रेज maybe 50 crore to 100 crore. Got it. In capital. So those are the various stages of evaluation. हम usually seed to series A invest करते हैं और personal care cosmetics में हम pre-seed भी करते हैं on certain occasion. Understood. अर्जुन, आपने इतने सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और आप इतना रिसर्च करते हो इस डोमेन में, तो आगे आने वाले 4-5 सालों में कंज्यूमर स्पेस में 3 सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज कौन सी डोमेन्स में है? I think मैं मेरे फीडबैक से और मैं मेरे एवैल्यूएशन से देखता हूँ. आई थिंक ओवरऑल इंडिया कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है. एंड मैं 3 आपको अपॉर्चुनिटीज बता दूंगा, बट आई विल टेल यू दिस विल चेंज. आप मुझे 1 साल बाद पूछ लेंगे तो आई विल टेल यू विल चेंज. पर मैं 3 यूनिक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करना चाहता हूँ. पहला है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. ओके. लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स इंक्लूड handbags, backpacks, fragrances, sunglasses, belts. ये accessories है, ये needed नहीं है. ये नॉन डिस्क्रिशनरी, ये डिस्क्रिशनरी इनकम में आता है. नॉन डिस्क्रिशनरी एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, डे टू डे प्रोडक्ट्स में आता है. ये डिस्क्रिशनरी इनकम में आता है. व्हाई इज दिस रेलेवेंट? बिकॉज अभी मिडिल क्लास हैज मनी. ये सोशल मीडिया जेनजी के जनरेशन में बहुत एस्पिरेशन है. Everybody has lots of aspiration. And so अब ये products relevant हो गए because मैं backpack ही मैं अभी HP backpack नहीं कैरी कर रहा हूँ. कोई भी नहीं कैरी कर रहा है because backpack utility product नहीं है, backpack style product भी बन गया है. मैं हैंडबैग कैरी कर रहा हूँ तो मैं बैगेट के 1000 रुपये के हैंडबैग नहीं कैरी करना चाहिए. अभी मुझे मोकोबारा का हैंडबैग चाहिए, मुझे मिराजियो का हैंडबैग चाहिए, 3-4 हज़ार रुपये का हैंडबैग. मुझे शूज़, I want now 5 pairs of shoes, 6 pairs of shoes, not just 1 pair of shoes. Comet is a great example, right? Baka Book is a great example. Zayden is a great example. क्या अभी collections होते हैं ना sneakers के, मेरे भी 20 sneakers हैं. And हर दिन हर mood के लिए मुझे अलग sneakers चाहिए, right? तो lifestyle category, because India has got consumer discretionary income now and middle class got discretionary income. I'm not saying कि luxury handbags का बहुत बड़ा market होने वाला है. 1 लाख रुपए handbag is far away from being a $1 billion market. But 3,000, 4,000, 5,000 रुपये का हैंडबैग, 2,000 रुपये का फ्रेग्रेंस, 5,000 रुपये का बैकपैक,
10,000 की लगेज, like 30-40-50% more expensive, but high quality, high design, people want it. Zook is a great example. एक sensibility पे 150-200 crore की brand बना दी है on traditional Indian for the modern consumer. तो बहुत से women कुर्ती में, कुर्ता में, traditional में जाते हैं ऑफिस में. So what backpack, what laptop bag can they carry that goes with that traditional? Mokobara doesn't go with a sari, right? It doesn't really go, that design aesthetic doesn't. So one is lifestyle category. Second, Ganesh, before we started, I said कि आप अभी paddle में कैसा कर रहे हो, right? Health, fitness, sports is a massive opportunity in our country. पहले ना गणेश sports अमीरों की चीज होती थी. Workout, gym, running, walking. But one proxy I will give you to show कि यार ये अभी बहुत grow होने वाला है. Decathlon does more than 4,000 crores of sale every year in India. What does that mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि hundreds of people, thousands of people, millions of people are buying their first paddle racket, their first running tee, their first running shoes, their first running socks, their first camping bag, their first tennis racket, their first cycle. My mom bought her first cycle right now. ये लोग graduate होने वाले हैं. They will go from a 2,000 rupee paddle racket to a 5,000, 8,000 rupee paddle racket as they get better at the sport. And overall, I would say, हर conversation में मैं जब बात करता हूँ तो it's about यार I'm doing this diet, I've stopped having sugar, I've started playing this sport, मैं भी marathon करना चाहता हूँ, मैं भी high rocks करना चाहता हूँ. With this, over the next 10 years or 20 years, इतना जल्दी भी नहीं होगा. I think sports, fitness and health will be democratized. भाई ये literally मेरी story है by the way. That is a very, very, and I've seen it with you as well, right? Yeah. When you moved to Mumbai, you said I want to start playing sport, I want to do all of this, and you've changed your life. Yeah. और मैंने इनफैक्ट Decathlon का ही टेनिस रैकेट खरीदा था क्योंकि वो मेरा स्टार्टर किट था और Decathlon का ही मैंने शू खरीदा था. उसके बाद I graduated to a head tennis racket and a Nike shoe. तो वो जो ग्रेजुएशन इनफैक्ट जिम भी जब मैं पहली बार गया पहले मैं Decathlon का ही शू लेके गया. तो आप कह रहे हो कि Decathlon में जितना सारा ट्रैफिक आ रहा है वो स्टार्टर इतना बड़ा ट्रैफिक है, ट्रैफिक विल गो अप द पिरामिड. ब्यूटीफुल. तो ये हो गया हेल्थ एंड फिटनेस. और तीसरी कैटेगरी फिटनेस एंड वेलनेस अपॉर्चुनिटी. तीसरी कैटेगरी आई वुड से इज हमने मैं दो कैटेगरी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बड़े हैं, बट आई विल एक्सप्लेन वेयर द अपॉर्चुनिटीज आर. वन इज पर्सनल केयर, ब्यूटी, एंड वन इज फैशन. ये बहुत एविडेंट अपॉर्चुनिटीज है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ. बट पर्सनल केयर, ब्यूटी में मैंने समझा गणेश के बिकॉज ऑनलाइन इज सो बिग, 30% शेयर. अब लॉरियल, लैक्मे के कंपेटिटर्स निकल सकते हैं. पहले निकल नहीं सकते थे बिकॉज दे हैड फुल ग्रास्प ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. You could not reach there, you could not reach the retail stores. तो given the 30% ऑनलाइन पेनिट्रेशन अभी अपस्टार्ट ब्यूटी ब्रांड्स आ सकते हैं. अभी ब्यूटी में क्या हुआ, ब्यूटी बहुत बड़ा है और बहुत से D2C ब्रांड्स भी आए हैं. तो अभी नीश ब्रांड्स ग्रो होने वाले हैं. नीश ब्रांड्स क्या होते हैं? नीश ब्रांड्स मींस इट्स नॉट लाइक मामा जो जनरलिस्ट ब्रांड है जो सब करेगा, जो फेस वॉश करेगा, शैम्पू करेगा, शावर जेल करेगा, उपटन करेगा. ये जनरलिस्ट ब्रांड थी जो फर्स्ट वेव थी. अभी मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं जो ब्यूटी, पर्सनल केयर, सेफ प्रोडक्ट बना रहे बेबीज के लिए, ओनली 0-5 एज ग्रुप. अभी ब्रांड्स बनेंगे कर्ली हेयर में, वेवी हेयर में. अब ब्रांड्स बनेंगे ओनली हेयर में. अब ब्रांड्स बनेंगे सैलो प्रोडक्ट्स फॉर हेयर रिपेयर में. ऐसे ब्रांड्स बनेंगे जो, बिकॉज कैटेगरी इतना बड़ा है कि नीश ब्रांड भी 100, 200, 300 करोड़ कर सकता है. द बेस्ट एग्जाम्पल आई लाइक टू गिव यू इज एम कैफीन. एम कैफीन एक ब्रांड है पुराने जनरेशन में, द ओल्ड जनरेशन ऑफ यूसी में, जो कैफीन बेस्ड कॉस्मेटिक्स कर रहा था. जब उनका फंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ था तब मैंने तो फंडिंग रेज नहीं की थी, तो मैं देखता रहता था कि कौन फंडिंग रेज करो, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. एंड आई वाज लाइक क्या यार, कैफीन बेस्ड, कॉफी बेस्ड कॉस्मेटिक्स. इंडिया में तो लोग कॉस्मेटिक्स अब तक यूज ही नहीं कर रहे, और कॉफी बेस्ड कॉस्मेटिक्स का मार्केट कैसे बन सकता है हमारे देश में, राइट? ये कंपनी 200 करोड़ से ज्यादा कैफीन बेस्ड, कॉफी बेस्ड कॉस्मेटिक्स में कर रहा है. एंड दैट शोज दैट हमारा जो ब्यूटी, पर्सनल केयर का कंज्यूमर है वो इवॉल्व. कॉफी बेस्ड कंज्यूमर कॉस्मेटिक्स कैसे चल गया? क्योंकि मैं भी एम कैफीन यूज करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कॉफी, बट ये कॉफी भी एक मोट हो गया. तो पहले तो कॉफी का वेव तो चल रहा है हमारे देश में, सब लोग कॉफी ले रहे हैं. और फिर द बिहेवियर इज दैट कस्टमर ने फेस वॉश लिया है, फेस स्क्रब लिया है, देयर वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इज द कैफीन और द कॉफी बॉडी स्क्रब, राइट? कस्टमर के पास शावर जेल है, फिर कस्टमर बोल रहा है कि मैंने डव का शावर जेल इतने टाइम से यूज किया है, अभी मुझे और कुछ चाहिए, तो लेट मी गो फॉर समथिंग यूनिक विद अ यूनिक स्मेल, विद अ यूनिक टेस्ट, सम प्रोडक्ट यूनिक, एंड दैट्स हाउ द मार्केट गेट्स बिल्ट. तो
M Caffeine and all of these niche beauty brands are riding on a wave, and ये wave है कि beauty personal care का market grow हो रहा है. जब grow हो रहा है तो customer graduate हो रहे हैं. जब graduate हो रहे हैं उनको specialist products की ज़रूरत है, specialist brands की ज़रूरत है. That is what we are giving. Got it. Right? So that is the opportunity in beauty personal care. अभी fashion में opportunity क्या है? Fashion is Myntra में आप जाओ तो endless aisle दिखती है. Online shopping of fashion is unlimited choices. Correct. और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ. But मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्ट में मिंत्रा का स्टोरी बताया था. इंडियंस हैव बीन बाइंग फैशन ऑनलाइन अभी 12-13 साल हो गए. तो कस्टमर्स इतने यूज्ड टू हो गए बाइंग फैशन ऑनलाइन, रिटर्निंग फैशन ऑनलाइन. मैं शूज भी लूंगा, मैं ज्वेलरी भी लूंगा, मैं कुर्ता भी लूंगा, मैं शेरवानी, आई बॉट अ शेरवानी ऑनलाइन. एंड विद दैट अगर मुझे बूटस्ट्रैप D2C ब्रांड 100 करोड़ तक पहुंचाना है विदाउट एनी इन्वेस्टर फंडिंग, the only space I will do it is fashion. Because market इतना deep है कि colorful kurtas for men with nice prints 30-40 करोड़ का ब्रांड है QB Men. Plain tees for entrepreneur type people who want a look that also delivers performance. March Tee. Senses. Maybe 100 crore opportunity there. Running shorts and tees for long distance runners. Athlos. 20-30 crore opportunity. तो ऐसे because market इतना बड़ा और nuance बन गया है and market इतना deep है कि 100 करोड़ की brand without funding possible है fashion. अर्जुन, फैशन को लेकर ना मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है. फैशन में जैसा आपने बोला एंडलेस चॉइसेस हैं, एंडलेस कैटेगरीज हैं और एंडलेस ब्रांड्स भी हैं. तो इतने क्राउडेड मार्केट में अगर कोई फैशन एंटरप्रेन्योर अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहता है तो कैसे करेगा? आई थिंक फैशन में तो फैशन में 2 टाइप्स ऑफ फैशन है, इसेंशियल फैशन एंड फैशन. ओके, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. इसेंशियल फैशन ये है कि जो आप प्लेन ब्लैक टी पहन रहे हो, आप प्लेन पैंट्स पहन रहे हो, प्लेन सॉक्स है, इनरवेयर है, अंडरवेयर है, ये इसेंशियल फैशन. यूनिक्लो ये कैटेगरी परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ही बिकता है. Right? So you have to deliver micromodal fabric, tencel fabric for underwear, which is much more comfortable than everything else. So customer is not buying underwear because it's got spots on it. Some customers do, but most customers buy for performance. Right? Fashion में it is unfortunately a treadmill. Treadmill चलता रहता है. आपको हर ट्रेंड को कैच करना होता है. अभी I have a Gen Z intern in my office and I was wearing jeans other day to work and she's like, ये क्या पहन रहे हो आप? I was wearing skinny jeans. She said skinny jeans का ट्रेंड तो 5 साल पहले गया है, अभी बैगी जीन्स का ट्रेंड. I said मैं इतना एफर्ट करता हूँ मेरे बॉडी पे टू लुक फिट, अभी मैं बैगी जीन्स क्यों पहनूं? But she's like, no, skinny jeans are out, they're dead. It's over, right? So the fashion will be constant innovation on design and capturing consumer imagination on trend. इसमें एक ही बहुत बड़ा इशू है, फैशन इतना जल्दी मूव होता है कि आज आप फैशनेबल हो, कल आप फैशनेबल नहीं हो. तो अगर आपको फैशन का बिजनेस चलाना होता है, you have to have a very very deep connection with the trends. You have to build a data engine but also the finesse. मिलान फैशन वीक में ये चल रहा है. जैसे आपने सुना होगा कि परसों प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल अपने फैशन शो में अपने मॉडल्स को पहनाया. ओके, तो नाउ if I was a brand that is Indian doing कोल्हापुरीज, I would own this and say कि यार ग्लोबल मार्केट्स में मैं कोल्हापुर से हूँ और मैं आपको बेचना चाहता हूँ लेस देन हाफ द प्राइस एंड ओरिजिनल ऑथेंटिक. पर आपको ये ट्रेंड पिकअप करना. सो दैट्स द डिफरेंस इन फैशन. गॉट इट, अंडरस्टूड. सो अगर एसेंशियल है तो आपका प्राइस और परफॉर्मेंस होगा, और अगर आप नॉन एसेंशियल्स में हो, ट्रेंडी में हो, तो आपको ट्रेंड कैच करना पड़ेगा. ठीक है अर्जुन, नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए? क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन मास्टर क्लास के लाइव सेशन में ना हर कोई मुझे यही पूछता है कि नेटवर्क कैसे करते हैं. लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप नेटवर्क क्यों करना चाहते हो, तो उनके पास कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है. यूजुअली ना ये फोमो की वजह से लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है. जब मैंने अजहर को पूछा, अजहर ने बोला कि नेटवर्किंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप बस प्रोडक्ट पे ध्यान दो और नेटवर्किंग तब करो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो. एंड आई वांटेड टू थ्रो लाइट ऑन दिस, नेटवर्किंग कितना ज़रूरी है? आई थिंक वेरी टफ क्वेश्चन. अजहर भी सही है और अजहर भी गलत है. राइट? अजहर सही है बिकॉज अभी के ज़माने में ना ओवर नेटवर्किंग चल रहा है. सब लोग एक्सेसिबल है, इवेंट्स होते रहते हैं, लोग आते हैं इवेंट्स में, कार्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं.
आई डोंट टेक बिजनेस कार्ड्स फ्रॉम एनीवन, आई डोंट गिव बिजनेस कार्ड्स टू एनीवन एनीमोर, बिकॉज बिजनेस कार्ड से कुछ नहीं होगा. कोई सेव नहीं कर रहा है. अगर सेव किया तो मुझे याद ही नहीं है किसने मुझे बिजनेस कार्ड दी है. आई डोंट इवन रिमेंबर, राइट? सो ओवर नेटवर्किंग इज अ प्रॉब्लम टुडे. बट नेटवर्किंग की जरूरत है, एंड नॉट जस्ट जब किसी चीज की जरूरत है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी आर फ्रेंड्स. व्हेन यू आस्क मी फॉर समथिंग नाउ आई विल गिव इट टू यू बिकॉज वी आर फ्रेंड्स. अगर आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे पार्टी में मिलते हो और फिर 10 रिक्वेस्ट करते हो, आई विल नॉट फील गुड, राइट? सो आई थिंक मैं पर्सनली एक्चुअली आई एम नॉट अ फैन ऑफ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स एट ऑल, बिकॉज आई थिंक उससे कुछ नहीं होता है. Eventually, when you need something or when you want something, you don't get it. Correct. You build a transactional relationship. Networking also बहुत crucial है जब आप fundraise कर रहे हो. Because तब आपको नए लोगों से मिलके बात करना होता है, relationship बनाना होता है. अगर मैं सीरीज ए रेस कर रहा हूँ और मैंने आपको मेरे सीड के टाइम पे मिला हूँ, like मैंने पिच किया है और you liked me but you couldn't invest at that time. When I come back for the series A, the context is established very fast. तो I think over networking की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में अभी, because there is over access to information. But not doing networking at all is bad. And so entrepreneur को but हर इवेंट पे जाना भी और टाइम वेस्ट करना और बिजनेस पे काम नहीं करना, उसकी कोई like रिजल्ट नहीं आती है. तो टाइट रोप है और आपको टाइट रोप पे वॉक करना होता है. जैसे मोस्ट चीजें हैं लाइफ में, आपको टाइट रोप पे वॉक करना होगा एंड फिगर आउट व्हाट द राइट बैलेंस इज. तो कैसे करना चाहिए नेटवर्किंग? आई वुड से इवेंट में जाके बिजनेस कार्ड देना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन द वर्ल्ड, राइट? आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाओ. अगर आप इवेंट में जाते हो तो आप 2-3 लोगों से बात करो और 2-3 लोगों के साथ नंबर एक्सचेंज करो. बिकॉज 100 लोग हैं ना इवेंट पे, तो हाई हेलो बोल के क्या होगा? कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई रिमेम्बरेंस नहीं है, और फिर कल मैं आपको पूछूंगा किससे मिले हो तो आपको याद ही नहीं है. सो बी फोकस्ड, targeted, and don't want to grab everything. It's a food court syndrome, right? आप food court में जाते हो तो इंडियन भी है, इटालियन भी है, थाई भी है, सबवे भी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाना है. पर आपने पहले डिसाइड किया आज मैं इंडियन खाने वाला हूँ, तो अब इंडियन के पास ही जाओ और आप इंडियन खा लो. If you have too many choices, you'll make the wrong choice. तो अगर मैं आपको एक स्टार्टअप मिक्सर में मिलता हूँ तो मैंने आके आपसे क्या बात करना चाहिए जिससे आपको मेरा शक्ल याद होगा और मीनिंगफुल रिलेशनशिप हमारे बीच में बिल्ड हो सके? Yeah, I think research, and I've learned this from you also. अगर आपने कुछ रिसर्च किया है ना, और आप एंड अभी के सोशल मीडिया के ज़माने में यू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, उनके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ऑल ऑफ दैट, राइट? तो अगर आपने रिसर्च किया है, you'll know I like cricket, you'll know I have a 2.5-year-old daughter, you'll know I run. अगर आपने कॉन्वर्सेशन इससे स्टार्ट किया rather than sir I have one question for you, I need funding, you will be able to establish the connect as opposed to 10 लोग आते हैं, सर मुझे फंडिंग चाहिए, मैं डेक भेजूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ. बट इफ एक फाउंडर आया था एंड ही सेड के आई सॉ दैट योर डॉटर लाइक्स टू वेयर इंडियन क्लोथ्स. मैं बच्चों के कपड़े बनाता हूँ और मैंने एक ब्यूटीफुल लहंगा आपकी डॉटर के लिए डिज़ाइन किया है, मुझे बस भेजना है और फिर मेरे बिजनेस के बारे में बात करना है. एज अपोज टू सर मुझे फंडिंग चाहिए, प्लीज़ आप दे दो, राइट? और द बेस्ट इज अ फाउंडर सेज ये मेरा प्रोडक्ट है, बस ट्राई करवाना है आपसे, फिर आप बात करो. लाइक दैट इज अ रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन. परफेक्ट. अर्जुन, एलिवेटर पिच काम करते हैं क्या? देखो, अगर आप किसी को ऑफ हैंड मिलते हो, इवेंट में मिलते हो, मिक्सर में मिलते हो, बाहर मिलते हो, स्ट्रीट पे, तो आपको आधा घंटा नहीं मिलने वाला है. तो वहां आपको एलिवेटर पिच करना होगा टू गेट द नेक्स्ट मीटिंग. ऐसे स्टोरीज बहुत आते हैं कि हाँ फंडिंग मिली मुझे 2 मिनट के पिच के बाद. नहीं होता है. शार्क टैंक में भी फंडिंग 15 मिनट में होता नहीं है. वो पिचेस जो टीवी पे आते हैं जो 15 मिनट के एक्चुअली 1.5 आवर चलते हैं टैंक में, और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस चलता है, उसके बाद इन्वेस्टर पैसा देता है. करेक्ट. तो एलिवेटर पिच इज लाइक योर पिच डेक. वो नेक्स्ट मीटिंग तक आपको पहुंचा देगा. तो क्रूशियल है अगर आप वो सिचुएशन में हो. बट अगर आपको 30 मिनट की जूम कॉल की स्लॉट मिली और आपने 2 मिनट का पिच दिया तो आपने कुछ डेप्थ नहीं दिया, तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा. तो एलिवेटर पिच इज रेलेवेंट फॉर द टाइम एलिवेटर पिच इज रेलेवेंट. यू हैव टू हैव इट रेडी, बिकॉज कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन में आप पहुंच सकते हो जहां आपके पास 2 मिनट है. आपने कभी एलिवेटर पिच दिया है? बहुत बार किया. जैसे अगर आपने एलिवेटर पिच देना है मुझे, तो आप कैसे दोगे डॉक्टर वैद्यस के लिए? मैंने एलिवेटर पिच की है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आई मेट आवर फर्स्ट इन्वेस्टर एट अ वेडिंग
I didn't know I was doing an elevator pitch. All I said is कि आप वो देख रहे हो बार के पास में एक हैंगओवर प्रोडक्ट है. If you want to wake up fresh tomorrow morning, have that product, and by the way, it's my product. उसको फिर 1 साल बाद याद हुआ कि एक एंटरप्रेन्योर था जो मैं शादी में मिला था, जो न्यू एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स करना था और हमें एक आयुर्वेदिक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आई विल बिल्ड दैट रिलेशनशिप एंड कनेक्ट. ब्यूटीफुल. ठीक है अर्जुन, जब एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट उठाता है तो कई बार गलत इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड हो जाते हैं. तो ये गलत इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है? यार यू नो आई थिंक गणेश, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सेलिब्रेट करते हैं जब इन्वेस्टमेंट आती है. एक्चुअली देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और जब एंटरप्रेन्योर पैसा लेता है तो वो पैसे का रिटर्न इंक्रीज करना और वो पैसे को 3 गुना 4 गुना करना एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो यू are walking on a treadmill at speed 6, now you're walking at 10 or 11 or 12 depending on who the investor is. But you know, Chaitanya Ramalinge Gowda, the founder of Wakefit, told me something very interesting about choosing your right investors. And it's very short, but it answers the question. Sir Arjun, जब मैं investor choose करता हूँ ना, I pick someone who I can have breakfast, lunch or dinner with every month for the next 5 to 7 years. What does that mean? That means कि हर महीना तो आपको एक बार तो इन्वेस्टर के साथ बात करना होगा, मुलाकात करनी होगी. अगर आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हो, पहले इन्वेस्टमेंट रेज करने के पहले तो हनीमून पीरियड होती है, सब लोग खुश होते हैं, बट फिर 5 साल साथ में काम करना होता है. तो इट्स नॉट अ मैरिज बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. कैन यू वर्क विद दैट पर्सन फॉर 5 to 7 years? दैट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज 2 साल बाद अगर आप थक गए टू सी दैट पर्सन फेस एंड ही और शी गॉट टायर्ड सीइंग योर फेस, यू आर इन डीप ट्रबल. तो वाइब मैच होना इन्वेस्टर और इन्वेस्टी कंपनी के साथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाय द वे, मेरा एक वाइब आपको पसंद आता है कि नहीं पसंद है, वो आपकी चॉइस है. एंड आई वोंट फील ऑफेंडेड इफ यू डोंट लाइक माय वाइब. और अगर ये वाइब मैच नहीं होती है तो फिर क्या हो सकता है? बोर्ड मीटिंग्स हीटेड होंगे, रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, एवरीबडी इज नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, यू आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर मूव फॉरवर्ड. जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हो? यार आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज एंटरप्रेन्योर को बिजनेस 50% पर ईयर ग्रो करना है और इन्वेस्टर को 3 गुना पर ईयर ग्रो करना है. एंटरप्रेन्योर इज नॉट इन इट टू मेक द 3x ग्रोथ एवरी ईयर एंड बर्न 10 crore 15 crore ईयर, बट द इन्वेस्टर वांट्स दैट. मैसिव मिसमैच इन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स. एंटरप्रेन्योर को डिस्काउंट कभी करना नहीं है, इन्वेस्टर को सेल जल्दी ग्रो करना है, डिस्काउंट करना है. एंटरप्रेन्योर बोलेगा मुझे डिस्काउंट ही नहीं करना है. इन्वेस्टर डू द डिस्काउंट, डू द बोगो. Today I heard a great statement from a person के foundation. I'm not part of the BOGO Boys Club. मैं कभी buy one get one free नहीं करती हूँ, मुझे ब्रांड बनाना है, मुझे नहीं करना है. Some brands do it, it works for them. Some brands don't. If investors pushing you to do it और आपको नहीं करना है, तो vibe match और aim match और objective match से पूरा बिगड़ गया ना. तो अगर आप आपकी इन्वेस्टर की बात नहीं मानते हो तो क्या होता है? Finally, unless investor के पास significant shareholding more than 26% है, कुछ होता नहीं है, but the relationship sours. Then they may get other investors also on their side, and then it just makes it very difficult for the firm. Understood. और ये drag along, tag along क्या होता है? तो ये सब गणेश situations होते हैं जब a company is being sold. It's usually not in a good situation. So let me explain drag. Right? What is a drag? जब company, मेरा 20% stake है company में, मैंने 7 साल invest किया company में और कुछ exit नहीं मिल रहा है, मुझे 20% एग्जिट करना है. और अगर मुझे कोई इन्वेस्टर नहीं मिला जो 20% लेना चाहता है, एंड अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी के आई ओन 20%, फाउंडर ओन्स 80%, राइट? अभी कोई इन्वेस्टर आ रहा है, उनको 51% चाहिए, मैं मेरा 20% देने को तैयार हूँ. बट इफ दैट डील ओनली क्लोजेज विथ 51%, जो 31% बाकी है फाउंडर का, आई कैन ड्रैग देम if it's past my investment horizon to say, even though you don't want to sell, for me to sell, I need you to sell. And tag along is what? Let's say, for example, I'm a 5% shareholder and there's a 20% shareholder also in the company. There are 2 investors and the founder owns 75. If the 20% shareholder is selling their stake, I should also be able to tag along pro rata to their stake sale. So not only that 20% shareholder gets the exit, even I get a proportionate exit. तो entrepreneur ने जब एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट लेता है तो क्या उन्होंने ड्रैग अलोंग टैग अलोंग राइट्स रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? आई थिंक इवेंचुअली इन्वेस्टर विल नीड इट टू बी देयर, राइट? तो आई थिंक मेरा एडवाइस ये है, विदाउट गेटिंग टू स्पेसिफिक्स, बिकॉज
हर SHA के बहुत क्लॉजेस हैं, वी कैन डू अ सेपरेट पॉडकास्ट ओनली ऑन द क्लॉज ऑफ एन SHA. बट इन्वेस्टर हमेशा आपको बोलेगा, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव बीन अ फाउंडर बिफोर, कि ये तो फॉर्मेलिटी है, जस्ट ये तो वर्स्ट सिचुएशन का है, डोंट थिंक अबाउट इट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. स्पेंड दैट एक्स्ट्रा 2 days एंड दैट एक्स्ट्रा 2 lakh 5 lakh रुपीज ऑन अ गुड लॉयर, बिकॉज जब आपने साइन किया है तो आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते. एंड व्हेन अ बैड डे कम्स, ओनली दैट डॉक्यूमेंट कैन प्रोटेक्ट. तो बी वेरी श्योर व्हाट यू हैव साइन. एंड आपको ड्रैग अलोंग, टैग अलोंग, रैचेट, ये सब टर्म्स के मीनिंग्स नहीं आते हैं तो रिसर्च ऑनलाइन फॉर श्योर, बट ensure you get your lawyer to tell you exactly what it means with example, ताकि आपको पता चले at the back of the mind कि अगर ये situation आ गया तो what do I do and what are my rights and what is my protection. Perfect. Got it. और अर्जुन, जो भी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, बिना नाम लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली मिस्टेक क्या करते हैं जो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आता है? Yeah, I think entrepreneurs इटर्नल ऑप्टिमिस्ट रहते हैं. मैं भी इटर्नल ऑप्टिमिस्ट रहा. बट आई वुड से 3 things मेरे कंज्यूमर पोर्टफोलियो में आई हैव सीन फाउंडर्स मेक मिस्टेक्स. एक तो पहले आप सेल्स पे फोकस करते हो बट आप ब्रांड पे फोकस नहीं करते हो. फिर आपको सेल्स तो मिल जाएगा बट ब्रांड रिकॉल नहीं है तो आपका नेक्स्ट राउंड नहीं होगा, आपका वैल्यू नहीं होगा, आपकी कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी. सेकेंड इज गेट टू एनामर्ड बाय फेम. अभी एंटरप्रेन्योर जब फंडिंग रेज करते हैं, जब नेक्स्ट राउंड रेज करते हैं, जब ग्रो होते हैं, तो बहुत अटेंशन आ जाता है. एंड दैट अटेंशन इज सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस. एंड कोई बार एंटरप्रेन्योर्स गेट कंज्यूम्ड बाय दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग फोकस्ड ऑन दैट. उससे क्या हो जाता है? उससे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है. आप बिजनेस पे नहीं फोकस करते हो, आप मार्केटिंग, अपने पर्सनल मार्केटिंग पे फोकस्ड हो जाते हैं. एंड दैट मेक्स यू लूज. देखो, अगर बिजनेस परफॉर्म हो रहा है और आप अपना मार्केटिंग कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. बट अगर बिजनेस परफॉर्म नहीं हो रहा है, द फर्स्ट थिंग द इन्वेस्टर विल से इज यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस, राइट? सो दैट्स द सेकंड मिस्टेक. एंड द थर्ड मिस्टेक आई विल से इज, जब चीजें अच्छी चल रही है ना तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बट द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स से नो. They say yes to certain things and no to certain things, they keep their focus. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे डॉक्टर वैद्यस की हिस्ट्री में बताता हूँ. मैं हर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता था. अभी माई वाइफ वॉज द CEO. वन टाइम शी केम टू मी, सर Arjun, we are listed on 40 platforms, 40 marketplaces. These 35 marketplaces do only 5% of the sales. These 5 marketplaces do 95% of the sales. I am delisting on the 35 because it takes my time, my effort, my legal team's energy to close the agreements, my ops team's energy to fulfill those 5 orders that come every month. Not worth our time. The better thing for me would be spend much more time on that 95% of sales and grow it 2x rather than list on these 35 platforms. Because it takes time, effort and energy to do any of this. फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्जुन, जब हमने इनिशियली जब कन्वर्सेशन करा था, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, ट्रेंड स्पॉटिंग. और D2C में यही ट्रेंड लोगों ने देखा है कि US में जो भी चलता है इवेंचुअली 3-4 साल में इंडिया में आ जाता है. क्या ये सही है? और जब कोई एंटरप्रेन्योर US के ट्रेंड को इंडिया में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो उन्होंने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन टू आंसर. देखो, आई थिंक US के ट्रेंड्स आते कोई नहीं आते. यूरोप के ट्रेंड्स आते कोई नहीं आते. इंडिया एक मकालू टिकी इकोनॉमी है. मैकडोनल्ड्स आया है हमारे देश में, बट मैकडोनल्ड्स में फिले ऑफ फिश नहीं बिकता है. मैकडोनल्ड्स में चीज़ बर्गर नहीं बिकता है. मैकडोनल्ड्स में मकालू टिक्की बिकता है, पिज्ज़ा मकपाफ बिकता है, और वेजी बर्गर बिकता है, मकवेजी, राइट? एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हमारे देश में 1.4 बिलियन लोग हैं, बट जो लोग हैं वो इंडियन है. एंड बीइंग इंडियन says something and means something, right? तो अभी this company Poppy got sold to Pepsi for 1.8 billion. It's a prebiotic soda. इंडिया के मार्केट में अभी तक लाहौरी जीरा सोडा बिक रहा है. और मैंने लास्ट 1 month में 20 pitches देखे हैं for prebiotic soda. Is a prebiotic soda really needed in India? Or is that market going to come 10-15 years later? Right? The right way to trend spot is to spot the trend. आप देखो US में क्या हो रहा है, आप देखो UK में क्या हो रहा है, बट आप इंडिया का फिल्टर और लेंस लगा के बना दो. कैसे लगाते हैं वो इंडिया का फिल्टर? आई थिंक इंडियन कंज्यूमर्स हैव सर्टेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट? I went to my school to see a pitch competition of school kids, and I saw such a beautiful pitch today, which was such an Indian business. Toothpick, not such an Indian concept, but लोग यूज करते हैं. सौफ,
पान आफ्टर मील माउथ फ्रेशनर, इंडियन कॉन्सेप्ट। बंदे ने क्या किया, उसने टूथपिक पे चाट मसाला, सौफ और पान का फ्लेवर डाल दिया है। Okay. So when you're using the toothpick, you include the toothpick behavior as well as the mouth freshener behavior. And mouth fresheners, mukhwas, soft is usually loaded with sugar and very unhealthy. Yeah. So that little bit of kick that comes from that pan feeling and also the use of the toothpick. This is the way to really apply the India lens. Is yes, the global trend will work, but with the India background and the India lens on it. COD is the perfect example. Amazon आया इंडिया में, but Amazon को COD add करना पड़ा ना. Correct. And COD was 95%, now it's 70% of orders. But जब तक ट्रस्ट नहीं आया तब तक कस्टमर COD use. And still 70%, that says a lot about India, right? Beautiful. Arjun, thank you so much. मैंने बहुत सारे नोट्स ले, मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट से क्या क्या सीखा है, एंड होपफुली एवरीबडी एल्स हैज टेकन नोट्स टू. ओके, तो पहले हमने सीखा कि इन्वेस्टर आपका जो पिच डेक है वो फोन में ही देखेगा, तो इसलिए उसको लैपटॉप या टीवी के लिए मत बनाओ, फोन के लिए बनाओ. और फोन में आपको फॉलो करना है 30-20-10 रूल, यानी कि 30 से ज़्यादा आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए, 20 से ज़्यादा स्लाइड्स नहीं होने चाहिए. और कोई भी इन्वेस्टर अगर आपका डेक पढ़ने की कोशिश करे तो 10 मिनट से ज़्यादा इन्वेस्टर को लगना नहीं चाहिए. उसके बाद हमने देखा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हर फाउंडर ने मेक श्योर करना चाहिए कि उसको एड्रेस करे, जिससे कि वो इन्वेस्टर बहुत इजीली ऑनबोर्ड कर सके. उसमें हमने देखा राइट टू विन, जहाँ पे आपने ये बताना चाहिए कि आपके पास ऐसी कौन सी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कौन सा यूनिक लेवरेज है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हो. कुको एफएम के केस में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पहले कोई बना नहीं पाया, विच इज 80,000 पेड सब्सक्राइबर्स फॉर कंटेंट. आपके केस में आपके पास 150 ईयर्स की लेगेसी थी जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, और फाउंडर ने अपने इन्वेस्टर के पिच में ये चीज को मेंशन करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि फाउंडर स्टोरी एंड मोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमने बात करा टैम के बारे में, टोटल एड्रेसेबल मार्केट. इनफैक्ट मैं नीलॉन आचार के फाउंडर से बात, नीलॉन आचार के CEO से बात करा था. उन्होंने मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया कि जो दर्शन पटेल हैं वो जब किसी भी मार्केट में एंटर करते हैं बस यही देखते हैं कि 2000 करोड़ का मार्केट है कि नहीं, तो 2000 करोड़ की नीचे का अगर मार्केट है तो उसको एंटर ही नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हमने बात किया मार्केट साइज के बारे में कि अगर मार्केट ही आपका छोटा होगा और आप जैसे 100 करोड़ के मार्केट में अगर 40% मार्केट शेयर ले भी लेते हो तो आपका बिजनेस सिर्फ 40 करोड़ का बनेगा. उसमें शायद आप 20 करोड़ का प्रॉफिट कर लो, तो आपके लिए अच्छा बिजनेस है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए शायद अच्छा बिजनेस ना हो. उसके बाद हमने बात करा प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है, आपके प्रोडक्ट का USP क्या है, और इस क्राउडेड मार्केट में आपका प्रोडक्ट किस तरीके से स्टैंड आउट करेगा जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक तो बार बार खरीदेगा या फिर एक चांस भी देगा. जैसे हमने मोकाबारा के केस में देखा कि एक क्राउडेड मार्केट था, लेकिन मोकाबारा ने अपने बैग्स के डिजाइन को इतना अच्छा बनाया कि वो स्टैंड आउट कर गया, जिसकी वजह से मोकाबारा ब्रांड चल गया. उसके बाद हमने बात करा मामा अर्थ के बारे में, जहाँ पे उन्होंने नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नीश बनाया. एंड आपने एटलस का भी एग्जांपल दिया जो कि सेम वीजा के प्रोसेस को ही कैरी आउट करता है, बट एफिशिएंटली कैरी आउट करता है, कन्वीनियंस देता है, जिसकी वजह से वो उसका मोड बन गया. तो ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक हो, ये जरूरी नहीं है कि आप सुपर एफिशिएंट बना दो प्रोडक्ट को, लेकिन कहीं तो बीच में आ जाता है जहां पे क्राउडेड मार्केट में आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट करे, प्रोसेस को आप एफिशिएंट बनाओ, या फिर जियो के केस में प्राइस आपका मोड बन सकता है. तो प्रोडक्ट का जो मोड होता है वो कई अलग अलग तरीकों से आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो मोड है आप इन्वेस्टर के डेक में, अपने पिच डेक में बहुत अच्छे से इसको मेंशन करो, जिससे कि उनको समझ में आए कि आप पे बेट क्यों लेना चाहिए. उसके बाद हमने बात करा कस्टमर फीडबैक, और जैसा कि आपने बताया कि कस्टमर फीडबैक अगर अमेजोन में हो तो हमेशा 4 to 4.5 के ऊपर होना चाहिए. जो इन्वेस्टर जो होता है वो कस्टमर रिव्यूज जाकर अमेजोन पे देख लेगा, तो देयर इज नो पॉइंट इन फेकिंग इट. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जब इन्वेस्टर आपके कस्टमर से बात करता है तो वो उनको ये नहीं पूछेगा कि 1 to 5 स्टार के बीच में रेट करो, वो कस्टमर से ये पूछेगा कि आप प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हो, कब यूज़ करते हो, आपका यूज़ केस क्या है, आप लोगों को रेफर करते हो कि नहीं रेफर करते हो. जब वो स्टोरीज आपकी स्टोरी से मैच करती हैं तब जाके इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं देगा. उसके बाद स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट हो गया. उसके बाद हमने बात करा नेटवर्किंग, ड्यू डिलिजेंस और टर्म शीट के बारे में. यहाँ पर आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में बताया कि अगर आपके बिजनेस को आज अगर आप क्रूज मोड में डाल दो तो 80% आपका रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा. जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट किया है. और जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट नहीं करते हो, रिकमेंडेड ये है कि आप इन्वेस्टर के पास मत जाओ, क्योंकि आपको वैल्यूएशन कम मिलेगा. लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको हॉकी स्टिक ग्रोथ मिल जाए. जैसे आपके केस में आप 50 ऑर्डर्स कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया तो आपके 5000 ऑर्डर्स तक जाने लग गए.
देन हमने बात करा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां पे आपने डिफाइन करा प्री सीड, सीड, प्री सीरीज ए, सीरीज ए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इन्वेस्ट करते हो सीड से प्री सीरीज ए तक। उसके बाद हमने बात करा 3 सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जहां पे आपने बताया कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ एंड फिटनेस में एक अपॉर्चुनिटी है, और पर्सनल केयर और फैशन में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पर्सनल केयर में आपने बताया कि सुपर नीश प्रोडक्ट्स जो है वहां पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने बोला हेयर केयर, क्योंकि लोग पहले पर्सनल केयर को एक कैटेगरी समझते थे, लेकिन अब वो कैटेगरी इतना बड़ा हो गया है कि कर्ली हेयर के लिए आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, स्किन में आप ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फैशन में हमने बात करा कि यहाँ पे आपके पास एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल में ये हो गया कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ प्राइस और परफॉर्मेंस पे जज किया जाएगा कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। यहाँ पे हमने देखा कि मार्च टी है, जहाँ पे बोला कि एकदम एसेंशियल ब्लैक कलर का टी शर्ट, हाईली फंक्शनल लेकिन सुपर हाई क्वालिटी, चल जाएगा। आपने अंडरवेयर का भी एग्जांपल दिया, कोई अंडरवेयर इसलिए नहीं पहनना चाहता क्योंकि अंडरवेयर फैशनेबल है, अंडरवेयर इसलिए पहनना चाहता है क्योंकि वो एसेंशियल है, और अंडरवेयर इसलिए पहनना चाहता है क्योंकि वो फंक्शनल प्रोडक्ट है। तो अगर आप एक्सट्रीमली कंफर्टेबल अंडरवेयर बनाते हो तो आप एसेंशियल कैटेगरी में अपना नाम बना सकते हो। नॉन एसेंशियल में हमने ये डिस्कस करा कि डेटा इंजन आपके पास एक ट्रेंड स्पॉटिंग इंजन होना चाहिए, जैसे कि आपने कोल्हापुरी का एग्जांपल दिया कि अगर फैशन वीक में कोल्हापुरी चप्पल अगर हेडलाइन बना रहा है तो आपने ये एंटिसिपेट करना चाहिए कि वो अब यहाँ पर ट्रेंड आएगा। तो आपने अपने मोट को, इन दिस केस कोल्हापुरी, अगर आप इन दिस केस आपका जो फाउंडर स्टोरी है कि आप कोल्हापुर से हो और आप कोल्हापुरी बनाते हो, उसको आप यूज करके मार्केट में एंटर करके उस ट्रेंड का बेनिफिशियरी बन सकते हो। उसके बाद हमने बात करा नेटवर्किंग के बारे में, तो आपने कहा कि यहाँ पे ओवर नेटवर्किंग ही होता है, तो अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो बस बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज मत करो, इनफैक्ट बिजनेस कार्ड दो ही मत। आपने बोला कि जब आप नेटवर्किंग करते हो तो एक नॉन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बताओ। जैसे एक बंदा जो था, जो आपको मिला, उसने आपको बोला कि मैंने आपकी बेटी के लिए लहंगा बनाया, तो उससे आपका कनेक्शन एक वार्म कनेक्शन बन गया, जिसकी वजह से बाद में आप उसको यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गिविंग हिम अ शॉट एज कंपेयर टू अदर पीपल। उसके बाद हमने बात करा इन्वेस्टर रेड फ्लैग के बारे में कि इन्वेस्टर का वाइब मैच होना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर महीने में एक बार उस इन्वेस्टर के साथ कर सकते हो तो उस इन्वेस्टर को आपने ऑन बोर्ड लेके आना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो जाएगा कि आपका अलाइनमेंट उनसे नहीं हो पाएगा, तो आपका विजन अलग, उनका विजन अलग, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो बहुत खराब हो जाएगा। आपने कहा कि इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इवन दो इट्स नॉट अ मैरिज, वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ मैरिज वेयर वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स वाइब। It's not like you have to like everybody's vibe. If you might like somebody's vibe, you might not like somebody's vibe. But what is more important is that the investor becomes a partner in your business and not just yet another guy who's put in cash. Perfect. और last thing हमने ये बात किया कि अमेरिका से ट्रेंड को इंडिया में जब आप लेकर आते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताया, अप्लाइंग द इंडियन लेंस। जैसे we don't have McDonald's. We have a big brand that sells Mac Aloo Tikki. Mac Aloo Tikki is what sells in India and not Maharaja Mac or fish or fillet and so on and so forth. So it is important that you Indianize everything that's happening in the West before you bring it to India in such a way that the Indians can resonate with it. One example of the same was the toothpick example, where in the West people use toothpicks. In India, people use toothpicks, but they also have soft. So this kid ended up making a toothpick with soft and a bit of sugar, which made sure that a Western concept could be Indianized while serving it to the customers. And then we also spoke about CocoFam and Go Zero, which were amazing, which are now insanely big companies, but they've always been amazing. And you were one of the few people who was able to spot it. And I think people have a playbook to go to the investors now. Thank you so much, Arjun. Thank you. Fingers crossed this added value, and thank you, Ganesh. बहुत मजा आया आपसे बात करने. Thank you so much, Arjun. कैसा लगा आपका first Indian business podcast का experience? Super fun. All that I've watched is what it is. Wow. Thank you so much, Arjun.